आईआईए की इस मीटिंग में बड़ी अच्छी बात है सर। आज हम लोगों के साथ दो एक्सपर्ट लोग हैं जो हम लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, हम लोगों को समझाएंगे। ये जो 5 मेजर चेंजेस हुए हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो साथियों, सबसे पहले तो अध्यक्ष जी मीटिंग शुरू की जाए क्या? हाँ बिल्कुल, शुरू कर दीजिए। थैंक यू। साथियों, आप सब लोगों का आज की इस टैक्सेशन कमेटी की मीटिंग में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो जो अभी 1 जनवरी 2021 से 5 मेजर चेंजेस जीएसटी में हुए हैं, जैसा कि आप और हम सब लोग इससे वाकिफ हैं ही, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियमों में बदलाव हुआ है, ई इनवॉइसिंग में है, रिटर्न फिलिंग में है, इसके अलावा आपके ई वे बिल के में भी है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन का जो है सस्पेंड करने की बात हुई है, उसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव हैं। और हमारा मानना है कि हर उद्यमी को इन बदलावों से वाकिफ हो जाना चाहिए ताकि बिजनेस करते समय, इंडस्ट्री चलाते समय हम लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ कानपुर से एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा जी और लखनऊ हेड ऑफिस से श्री संजय पाठक जी जो कि जॉइंट कमिश्नर हैं, दोनों लोग हमारे साथ हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आईआईए की इस मीटिंग में। तो साथियों, अपने पाठक जी जो हैं आज वो हमारे कीनोट स्पीकर रहेंगे और वो हम लोगों को इन जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में अवगत कराएंगे। इसके अलावा हमारी कमेटी से आशीष मेघलानी जी सहारनपुर से हम लोगों के साथ हैं जो कि कंसल्टेंट हैं। तो वो भी मेरे ख्याल से, क्योंकि पाठक जी तो पक्ष रखेंगे सरकार का, और मैं उम्मीद करूंगा मेघलानी जी जो हैं वो हम लोगों का पक्ष भी रखेंगे इंडस्ट्री का, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोगों की समस्याओं का बेस्ट जो है सॉल्यूशन निकल सकता है। तो बिल्कुल भी समय ना वेस्ट करते हुए मैं सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क के लिए अपने अध्यक्ष श्री पंकज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पंकज जी आए और ओपनिंग रिमार्क दें और हम लोग तुरंत मीटिंग चालू कर सकें। श्री पंकज जी। थैंक यू अश्वनी जी। सर्वप्रथम तो हमारे अतिथिगण एडिशनल कमिश्नर साहब और जॉइंट कमिश्नर साहब जो लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और एडिशनल कमिश्नर साहब कानपुर से जुड़े हुए हैं, मैं उनका आईआईए की पूरी इस टीम के साथ बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारी जो जीएसटी की काउंसिल है, पूरी कमेटी है, उसमें हमारे पास बहुत ज्ञानी लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं। कुछ लोग कंसल्टेंट के रूप में हैं और कुछ लोग एक्सपर्ट्स के रूप में भी हमारे साथ हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और एक और हर्ष की बात यह है कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब श्री राजीव त्रिपाठी जी, ही इज ऑल्सो फ्रॉम जीएसटी, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर। तो उनका सानिध्य हमें लगातार मिल रहा है और जहां जहां हमें समस्या आती है वो भी एक्सपर्ट के रूप में अपनी ओपिनियन हमें देते रहते हैं। तो इस अवसर पर आज जीएसटी के लिए जो ये एक गोष्ठी गठित की गई थी, एक चर्चा जो नए कानून और नए नियमों को लेकर चल रहा था, उसके ऊपर जो चर्चा होनी थी उसमें बहुत सारे प्रश्नों को लेके हमारे साथी, हमारे दोस्त आपके समक्ष उपस्थित है। मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथियों, ये आप जानते ही हैं कि इंडस्ट्री के लिए दो मुख्य घटक हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मुख्य घटक के मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी जो अब लागू हो गई है, अन्य भी टैक्सेस और हुआ करते थे, कुछ लोकल टैक्स होते थे, कुछ और तरह के टैक्स भी हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में तो हमें बहुत सारी चीजों को सुविधा मिलती जा रही है, सारी चीज ऑनलाइन होती जा रही है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बढ़ती जा रही है।
और इससे हमारे कुछ साथी जो पहले बहुत परेशानी में रहते थे उनको राहत भी मिली है। इसी प्रकार से जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में है, उसमें भी हमें बहुत परेशानियां रहा करती थी जब वैट होता था। जीएसटी के आने के बाद निसंदेह बहुत सी चीजें हमारी सरल हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, जो कि पेचीदा रूप में बनाया गया है, जिसको समय समय पर हमारी एसोसिएशन और अन्य एसोसिएशन के सुझाव के माध्यम से सरकार ने इसको ठीक भी किया है। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। लेकिन सरकार के दो प्रतिनिधि के रूप में एडिशनल कमिश्नर साहब हमारे साथ हैं और दूसरे साहब भी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज की जो ये गोष्ठी, आज की जो चर्चा है, उसमें जो चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस की वजह से हमारे ऊपर क्या परेशानी या क्या सरलता आने वाली है, एक तो इस पर हम लोगों की चर्चा हो, और दूसरी जो अन्य चीजें जीएसटी को लेके, जैसे अभी हमारी बातचीत हो रही थी, तो होता क्या है कि कुछ हमारी जो टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, एंड एवरी डे वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, स्मॉल प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को भी कुछ क्लैरिफिकेशन भी हमारे साथियों के होंगे जो चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि के से पूछना। मैं तो ये चाहूंगा उन पे भी अपना प्रकाश डालिएगा कि इसको हम किस प्रकार से लें। रिसेंटली वी हैव लॉट ऑफ अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, उसके साथ साथ सुझाव भी हम जरूर देना चाहेंगे कुछ चीजों पे। तो जैसे जैसे ये गोष्ठी आगे बढ़ेगी, हमारे साथी अपनी अपनी बातें रखेंगे, और मैं चाहता हूं कि आज इस गोष्ठी के माध्यम से, इस एक्सपर्ट आपकी ओपिनियन के माध्यम से हम लोगों को काफी सहूलियत मिले हमारे व्यापार करने में, अपनी इंडस्ट्री को चलाने में। एक चीज और मैं जरूर कहना चाहूंगा, सभी साथी उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजरे हैं। अभी पूरी तरह से हमारी इंडस्ट्रीज चल भी नहीं पाई हैं, तो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि कुछ अपने हमारे सुझाव और हमारे जो तरफ से कुछ बातें हैं वो एडिशनल कमिश्नर साहब के सामने रखी जाएंगी, और हम चाहेंगे कि अपने माध्यम से आप निश्चित रूप से उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपने अतिथियों का, अपने साथियों का, अपने एक्सपर्ट्स का और अपने उद्यमी भाइयों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। साथियों, सिर्फ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिस समय हमारे एक्सपर्ट्स अपनी बात कह रहे होंगे, उस समय हम लोग बीच में कोई भी प्रश्न ना करें, हम लोग अपने प्रश्न नोट करते चलें। और इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट बॉक्स में अपने नाम डाल दें जिन लोगों की समस्याएं हों, जैसे कि जिन लोगों की प्रॉब्लम्स होंगी या जो सजेशंस होंगे, वो मैं चैट बॉक्स से एक एक करके आप सब लोगों से आपकी बात रखवा दूंगा। लेकिन जिस समय प्रेजेंटेशन चल रहा हो, उस समय बीच में हम लोग कृपया किसी को भी डिस्टर्ब ना करें। इसके अलावा हमारे साथ आज हमारी कमेटी मेंबर ही अपने कपिल वैश्य सीए भी हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कपिल जी भी बीच में हम लोगों से बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संजय पाठक जी को, जी आए और ये जो चेंजेस हुए हैं सबसे पहले हमें इसके बारे में अवगत कराएं। श्री संजय पाठक जी। धन्यवाद खंडेलवाल साहब। अध्यक्ष जी, आज की इस मीटिंग में उपस्थित इंडस्ट्री के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, कल रात में हमारे अग्रज श्री ब्रजेश मिश्रा सर का मेरे पास फोन आया कि IIA की मीटिंग में आपको रहना है कल, और उसके बाद खंडेलवाल साहब का फोन आया। मैं आप दोनों लोगों के आग्रह को मना नहीं कर सका, लेकिन यहाँ आके ये देख के अच्छा लगा कि हमारे बड़े भाई श्री राजू मणि त्रिपाठी जी आपके साथ अपनी सेवाओं सहित एसोसिएटेड हैं। ब्रजेश मिश्रा साहब हमारे एक और अग्रज यहाँ मौजूद हैं।
तो हम लोगों ने जो कुछ सीखा है वो राजीव सर से बहुत कुछ सीखा है और बड़ा अच्छा लगा सर आपको रिटायरमेंट के बाद देखते हुए। आप ऐसे ही चेहरे पे कोई सिकन नहीं है और मस्त दिख रहे हैं सर, ये देख के बड़ा अच्छा लगा। यही तो बात है। वेलकम वेलकम पाठक जी। अब मैं शुरू करता हूं। तो जो चेंजेस अभी हुए हैं, बेसिकली एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि चूंकि मैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की जीएसटी पॉलिसी विंग से एसोसिएटेड हूं, तो अभी जो खंडेलवाल साहब ने या अध्यक्ष जी ने ये कहा कि मैं सरकार का पक्ष रखूंगा, तो मैं आज ऑफिशियल कैपेसिटी में आपके हूँ। तो क्योंकि उसका एक प्रोसीजर है कि हम लोगों को इस तरह की मीटिंग अटेंड करने के लिए प्रायर अप्रूवल लेनी होती है, तो आप ये मान लें कि मैं पर्सनल कैपेसिटी में हूँ और जो कुछ भी आपके सुझाव होंगे उनको मैं ऑफिशियल बनाने की कोशिश करूंगा, उनको नोट करके और अप्रोप्रिएट फोरम पे रखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कल शाम को खंडेलवाल साहब के कन्वर्सेशन में मुझे ये पता नहीं था कि इसमें सरकार का पक्ष भी आना है, तो मैं इसका फिर फॉर्मल अप्रूवल अपने पार्टिसिपेशन का ले लेता। चलिए कोई बात नहीं है, बट आप लोगों के जो भी सुझाव होंगे उनको हम नोट जरूर करेंगे और ऑफिशियल कैपेसिटी में अप्रोप्रिएट चेयर के सामने रखेंगे कि इंडस्ट्री ने ये कंसर्न दिखाए हैं या इंडस्ट्री का ये डाउट है जिसको क्लियर किया जाना चाहिए। जो कुछ भी मैं कर सकूंगा वो जरूर करूंगा। फिलहाल हम चेंजेस की बात करते हैं। 5 चेंजेस की बात की है खंडेलवाल साहब ने, तो हम उस पर थोड़ा थोड़ा सी बात रखना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जितने प्रोविजंस अभी लागू हुए हैं 1 जनवरी से, इनमें नया कुछ भी नहीं है। ये सारे प्रोविजंस रूल्स के थ्रू लाए गए हैं और स्टैट्यूट में इनकी व्यवस्था पहले से थी, नंबर 1। नंबर 2, ये कुछ स्पाइक इन नेचर हैं ये रूल्स, और उसका कारण ये है कि कोई भी टैक्सेशन सिस्टम, चाहे डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम हो या इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम हो, बिना जेन्युइन टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट किए रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकता है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ भी है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ भी है। लेकिन आप ये मानेंगे कि 3 साल के इस जीएसटी के सभा काल में ऐसे तमाम केसेस देखे गए जहां की लोगों ने विलफुली प्लानिंग के साथ फ्रॉडुलेंट एक्ट्स किए और उसको इस चक्कर को किसी तरह से डेंट पहुंचा है उससे, और ये नंबर्स लगातार थ्रू आउट कंट्री आ रहे थे। कोशिश इन सारे चेंजेस के माध्यम से ये है कि अप टू सर्टेन एक्सटेंट ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और एलिमिनेट किया जा सके जितना कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो वही सारी व्यवस्था है। अब उसके लिए पहली चीज ये है कि रजिस्ट्रेशन के संबंध में थोड़े से चेंजेस हैं, वो बहुत बड़े नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन के चेंजेस पहले भी वो कर लिए गए थे, काउंसिल ने पहले ही अप्रूव कर दिया था। बेसिक चीज ये देखी गई कि जहां भी इस तरह के फ्रॉड केसेस थ्रू आउट कंट्री आए, उनका पैटर्न एक ही रहा। मोस्ट ऑफ द केसेस में पर्सन्स जेन्युइन नहीं थे जिन्होंने फ्रॉड के लिए विलफुली एक नेक्सस बनाया, और वो ऐसे में अननोन एंटिटी जिनकी कोई स्थिति प्रास्थिति नहीं थी, उनके पास कोई कैपिटल नहीं था, और फ्लाई बाय नाइट कंपनीज बनाई उन्होंने और करोड़ ऑफ करोड़ की इनवाइसिंग की और क्रेडिट पास किया। तो कोशिश ये हुई कि एटलीस्ट जेन्युइन पर्सन्स टैक्स बेस में रहें। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा चेंज लाया गया कि हम आधार ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे। आधार ऑथेंटिकेशन में जो अभी ये पहले से व्यवस्था लागू है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको भी और जो नए टैक्स पेयर्स हैं उनको भी आधार ऑथेंटिकेट अपना कराना है, जिससे डाटाबेस में उनका आधार रहे। तो जो नए रजिस्ट्रेंट आ रहे थे उनके लिए कंपलसरी किया गया था, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंटिटीज थी उनको ग्रेजुअली इसमें लाया जाना था। अभी केवल चेंज इतना किया गया है कि नई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आने के बाद जो एंटिटीज अपने रजिस्ट्रेशन वो आधार ऑथेंटिकेशन के साथ एंटर होंगी, अपने ARN जनरेट करेंगी, नई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करेंगी,
उनका जो है एक तरह से आप कह सकते हैं पुराना जो इंडस्ट्री के लिए यूपी में ग्रीन चैनल और बना हुआ था कि इंडस्ट्रीज के लिए कोई चेक पोस्ट चेकिंग नहीं होगी, फॉर्म पास होंगे, इस तरह से जो आधार ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशंस होंगी वो पुराने रूट पे प्रोसेस होंगी, यानी कि उनको 3 दिन और 7 दिन का जो व्यवस्था थी कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी उनके डॉक्यूमेंट्स में नहीं है तो उनको अप्रूव कर दिया जाएगा, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो कम्युनिकेट कर दी जाएगी विद इन 7 डेज। वो चैनल अभी भी बना हुआ है ऐसे केसेज में जहां की न्यू रजिस्ट्रेंट आधार ऑथेंटिकेटेड है। 1 मिनट में ब्रेक ले सकता हूं क्या? शायद मेरी HOD का फोन है, मैं 1 मिनट में जी 1 मिनट में जुड़। जी जी मैम। जी जी मैम, खोल के बनवा दे। वो हम कोशिश करेंगे, अगर उनको आ जाता है तो कल कर देंगे, अगर आज आ जाएगा ना तो कल बना देंगे। जी जी जी। अच्छा अच्छा, मैं वो मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा, करा। जी 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 मैम। उस पे मैम हम डिस्कस करते हैं, नहीं मैम उस पे हम डिस्कस करते हैं। पुनीत ने कुछ लॉजिक बनाया है और वो अच्छा लग रहा है हमें, थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है जिससे डाटा जो रिजल्ट निकले वो थोड़ा सा ज्यादा करीब हो सच के। जी मैम। जी मैम। जी मैम। ऐसे केसेस बहुत हैं मैम, इसका तो हम लोग एक प्रेजेंटेशन भी हो सकता है कल कर दें, कल की मीटिंग में। जी 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 मैम। जी मैम। जी 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 मैम। जी जी नहीं वो कराते हैं। जी जी जी। हेलो, मैं क्या ऑडिबल हूँ? हाँ सर हैं। तो हम बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन की। तो ये जो प्रोसेस है, जो जो नए रजिस्ट्रेंट आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू नहीं आ रहे हैं उनके लिए इन्होंने ये किया है कि हम स्पॉट इंक्वायरी वगैरह करेंगे और उसकी जेन्युइननेस को चेक करेंगे। ये सिंपल सा है। इस तरह के प्रोविजंस ऑलरेडी थे जिनको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है, और उसका मोटिव सिर्फ इतना है, जितना मैं जानता हूं कि उसका मोटिव सिर्फ इतना है कि फेक एंटिटीज को सिस्टम के थ्रू हम कितनी देर तक दूर रख सकते हैं। इसके बाद फिर दूसरा छोटा सा चेंज है ई इनवाइसिंग में। ई इनवाइसिंग का डिस्कशन जीएसटी काउंसिल में बहुत दिनों तक चला, और उसके पीछे मोटिव ये था, जो काउंसिल का मोटिव था वो ये था कि कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जाए कि जिससे कि हमारे टैक्स पेयर्स को अलग से किसी गुड्स की सप्लाई के लिए ई वे बिल ना जनरेट करना पड़े, और ऑटोमेशन ऐसा हम कर पाए कि इनवाइसिंग के समय ही डाटा उनके सिस्टम के थ्रू ही उनका 2A जनरेट हो जाए, मतलब रिटर्न का कुछ पोर्शन तैयार हो जाए।
इसको देखते हुए ये काफी लंबे डिस्कशन के बाद ई इनवॉइसिंग की व्यवस्था लाई गई और अभी केवल B2B सप्लाईज पे ही लागू है। पहले इसको टेस्ट के रूप में 500 करोड़ की एंटिटीज के लिए लाया गया था, जिसको जब ये रन करने लगा स्मूथली, इसमें ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम इतनी 500 करोड़ की एंटिटीज को अगर इसके लिए चुन रहे हैं, हालांकि वो एंटिटीज हिंदुस्तान में 100 से भी कम थी पूरे देश में जिनको ई इनवॉइसिंग करनी थी, 100-150 के आसपास रही होंगी। बट वो सक्सेसफुली रन करने के बाद ये भी देखना जरूरी था कि साइमल्टेनियसली इतने टैक्स पेयर्स इतने बड़े वॉल्यूम में इनवॉइसेस जारी करेंगे तो कहीं सिस्टम कोलैप्स की कोई संभावना तो नहीं रहेगी। जब स्मूथ फंक्शनिंग पाई गई तो उसको 100 करोड़ तक लाया गया है। इसके और कुछ दिन वेट करेंगे इसके सक्सेस होने का, फिर देखते हैं कि इसमें और क्या। अगर इस पे आप लोगों को भी अब लगभग 500 करोड़ की इंडस्ट्रीज को काफी टाइम मिल चुका है, 100 करोड़ का भी 10 दिन 15 दिन हो चुका है। तो अगर आप लोगों का भी कोई फीडबैक होगा और हम लोगों के पास तक आएगा तो हम लोग अपने जो हमारा मैकेनिज्म है काउंसिल तक बात पहुंचाने का, वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक और चेंज है जो क्रेडिट के संबंध में है। क्रेडिट के संबंध में जो चेंजेज हैं वो 2-3 तरह से आप इसको देख सकते हैं। एक तो ये है कि उसी में अगेन आप जाएं कि फ्रॉड एंटिटीज का, चूंकि हम पूरी तरह से उनकी वर्किंग को इस फोरम पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम मोटी मोटी चीजें रख सकते हैं कि एक कॉमन ट्रेंड पाया गया कि अगर एंटिटीज फेक हैं तो उनकी इनवाइसिंग बहुत बल्क में हो रही थी। टोटल जो आउटवर्ड लायबिलिटी थी उसका जो सटाफ था वो क्रेडिट से ही पाया जाता था, क्योंकि कोई भी फेक बंदा कैश क्यों डिपॉजिट करेगा। और इसको लगातार एनालाइज करने के बाद ये पाया गया कि जो छोटी टर्नओवर के, बहुत छोटी टर्नओवर की इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज में ये देख लिया जाए कि ये इंडस्ट्री मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया, यहाँ तो सप्लायर ही है, वो ट्रेडर भी हो सकता है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट जीएसटी के परव्यू में जिसने भी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है जो, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। उसमें इन लोगों ने जब पूरी एनालिसिस के बाद ये पाया कि नए रजिस्ट्रेंट्स में एक बैग वो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कुछ दिन तक उनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, और कुछ दिन शांत रहने के बाद एक बैग करोड़ और करोड़ में इनवाइसिंग हो जाती है। तो उसके लिए एक छोटा सा इन लोगों ने स्क्रूटाइट करने की कोशिश की है और ये बताया है कि ऐसे टैक्सेबल पर्सन जिनकी टर्नओवर 50 लाख तक है और ऐसे वो 100% अगर क्रेडिट से सटाप कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट का यूटिलाइजेशन केवल और केवल टोटल आउटवर्ड लायबिलिटी के अगेंस्ट 99% ही अलाउ किया जाएगा। एटलीस्ट 1% उनको टैक्स कैश में पे करना होगा उनकी टोटल आउटवर्ड लायबिलिटी का। इसमें इन्होंने एक और कुछ एग्जम्पशंस भी दिए हैं। वो एग्जम्पशंस कुछ इस तरह से हैं कि अगर किसी एंटिटी, मतलब वो प्रोप्राइटर हो सकता है, कर्ता हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, अगर प्रीवियस रिटर्न में, इनकम टैक्स रिटर्न में अगर उनका टैक्स लायबिलिटी 1 लाख या इससे अधिक है तो ऐसी एंटिटीज पर ये कानून लागू नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई एंटिटी ऐसी है जिसने प्रीवियस ईयर्स में जो है वो एक्युमुलेटेड क्रेडिट का रिफंड हुआ है एज पर सेक्शन 54 ऑफ द एक्ट, तो ऐसे लोगों पर ये लागू नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो है ये बहुत ही सेक्शन ऑफ टैक्सेस को एड्रेस नहीं या इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। एक जो आपकी इंडस्ट्री को या जो लोग आपके संगठन से जुड़े हुए हैं, जो वेल नोन इंडस्ट्रीज हैं, लगातार चलती चली आ रही हैं और अच्छा कर रही हैं, उनके लिए एक छोटा सा जो चेंज है वो क्रेडिट कितना यूटिलाइज हो सकती है GSTR 2A से। ये जीएसटी के स्ट्रक्चर में ही है कि जो सप्लायर जो इनवाइसेज अपलोड करेगा उसी के आधार पे क्रेडिट क्लेम होना है। ये जीएसटी के बेसिक डिजाइन में था।
आपको ध्यान होगा कि इनिशियली जीएसटीआर 1, 2 एंड 3 ये जो रिटर्न का सिस्टम था वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था, तो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया था जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3 की जगह पे, और जीएसटीआर 2 कभी इन्फोर्स नहीं हो सका। सिस्टम के टेक्निकल ग्लिचेस थे, कुछ इंडस्ट्री के कंसर्न थे, टैक्स पेयर्स के कंसर्न थे थ्रू आउट इंडिया, और इन सब वजहों से ये रिटर्न स्ट्रक्चर, जो बेसिक रिटर्न स्ट्रक्चर जीएसटी रोल आउट के समय था, उसमें से मेजर पोर्शन आप कह सकते हैं कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। जीएसटीआर 1 लागू था, लेकिन जीएसटीआर 2 और 3 कभी इन्फोर्स नहीं हो पाए। हालांकि जीएसटीआर 2A ऑटो पॉपुलेट होता रहा। अब उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट, इसके बाद फिर न्यू रिटर्न का कॉन्सेप्ट आया। न्यू रिटर्न पे काफी काम हुआ कि न्यू रिटर्न सिस्टम ले आया जाए, इसको हटा दिया जाए। तो न्यू रिटर्न सिस्टम भी अभी चर्चा में ही है, और मोस्ट लाइकली जितना मैं समझ पाया हूं कि जो प्रेजेंट रिटर्न सिस्टम अभी चल रहा है, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1, इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। ये सिस्टम बढ़ेगा क्योंकि ये 3 साल में स्टेबल हो चुका है। तो निकट भविष्य में मैं कोई बहुत बड़ा चेंज रिटर्न सिस्टम में नहीं देखने जा रहा हूं। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि न्यू रिटर्न सिस्टम पे डिस्कशंस एडवांस स्टेज में है, उसके बावजूद मेरा ये फर्म बिलीफ है कि चूंकि ये रिटर्न 3 साल में तीनों प्रारूप हमारे स्टेबल हो चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि न्यू रिटर्न की जो संकल्पना है उनमें से कुछ की फीचर्स लेके इन्हीं रिटर्न सिस्टम में, जो एग्जिस्टिंग रिटर्न सिस्टम है जो आज की डेट में डील कर रहे हैं, जीएसटीआर 1, 3B एंड 2A, इन्हीं में उन फीचर्स को थोड़ा बहुत ऐड ऑन करके और इन्हीं को आगे कंटिन्यू किया जाए, ऐसा मुझे लगता है। बट मैं दावे से नहीं कह सकता कि नया रिटर्न सिस्टम जिस पे इतनी बहस हो चुकी, NX 1, NX 2, ये आएंगे या नहीं आएंगे, ये मैं नहीं कह सकता। बट ऑलमोस्ट अगर आपके पास टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, आप लोग देखेंगे तो NX 1, NX 2 जो न्यू रिटर्न सिस्टम के जितने फीचर्स हैं, अगर इसमें माइनर अमेंडमेंट्स कर दिए जाएं प्रेजेंट रिटर्न सिस्टम में, तो मेरे ख्याल से उसकी जरूरत हो सकता है ना पड़े। बट मैं एक बार फिर इस डिस्क्लेमर के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, और इससे इंडस्ट्री को सहूलियत भी रहेगी, ऐसा मेरा और मेरे जैसे बहुत से लोगों का मानना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आ रही थी कि चूंकि जो इनवाइसेस की अपलोडिंग थी वो ऑटो पॉपुलेट तो 2A में हो रही थी, बट 2A से 2 को हम लागू नहीं कर पाए थे और 3 को नहीं लागू कर पाए थे, इसलिए उनका लिंकेज नहीं हो पा रहा था। तो अभी इन लोगों ने ये कहा कि, और इन्फ्लेटेड क्रेडिट क्लेम के बहुत से मामले पाए गए। पता चला कि जेन्युइन टैक्स, ये कोई जरूरी नहीं था कि वो सारे टैक्स पेयर जिन्होंने क्रेडिट क्लेम किया इन एक्सेसिव ऑफ देयर जीएसटीआर 2A, उन्होंने वाकई सप्लाई नहीं ली होगी। बट हुआ क्या कि मैक्सिमम सप्लायर्स ने या तो जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किए, या जीएसटीआर 1 उन्होंने सप्रेस किया, या मतलब ऐसी तमाम समस्याएं आई। तो ये इस पे काफी गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद इन लोगों ने कहा कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी जीएसटीआर 2A में जो क्रेडिट अवेलेबल है उसका 20% हम अलाउ करते हैं। 20% को ग्रेजुअली इन्होंने घटाया और 110% तक ले आए, यानी कि पहले उन्होंने एक्सेसिव माना था कि जीएसटीआर 2A से 20% एक्सेस तक क्रेडिट क्लेम अलाउ होगा। कुछ दिन बाद फिर उसको 10% एक्सेस पे ले आया गया और अब वो 5% एक्सेस पे आया है। ऐसा देख के ये लगता है कि मंशा ये है काउंसिल की कि इसको जो एग्जैक्ट अमाउंट है जीएसटीआर 2A में उतना क्रेडिट अलाउ किया जाए। ये हो सकता है मोटिव इसके पीछे। बट देखने से ऐसा लगता है कि मतलब ये प्रॉब्लम थी इसके पीछे, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की, और इसका सलूशन ये लेके आए हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि कोई इंडस्ट्री वो कितने तरह से क्रेडिट उसका आता है। तो क्रेडिट के हेड हैं, क्रेडिट जो एक्यूमुलेट होता है या क्रेडिट जनरेट होता है, पहला तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज में गुड्स का इंपोर्ट होता है तो आईजीएसटी आप सीधे कस्टम पोर्ट पे पे करते हैं। इसके बाद अगर सर्विसेज का इंपोर्ट हुआ है, ये आरसीएम बेसिस पर आप सीधे जमा कराते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत थोड़ी सी सप्लाई जैसी हैं जो आरसीएम बेसिस पे टैक्सेबल हैं, जिन पे आप टैक्स जमा करते हैं।
ये तीनों चीजें जो आपने कस्टम में पैसा जमा किया है, जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे जमा किया है, और जो आपने आरसीएम बेसिस पे टैक्स जमा किया है, कैश पेमेंट किया है, मेरा अपना मानना है और इसका इंटरप्रिटेशन भी यही है कि वो क्रेडिट तो आपको पूरी तरह अलाउ है। अब आपके 3B में एक कॉलम आता है ऑल अदर आईटीसी का, जो GSTR 2A है उसमें जो क्रेडिट रहता है वही क्रेडिट ऑल अदर आईटीसी के हेड में आप क्लेम करते हैं, और केवल ये 105% का लॉ जो है ये उसी को इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा फिर अगले जो चेंजेस हैं वो एक और समस्या बहुत बड़ी देखी गई थी। पहले क्या था कि GSTR 1 और GSTR 3B कॉन्सेप्ट वाइज इनिशियल कॉन्सेप्ट में सिक्वेंशियल थे, यानी कि पहले 10 तारीख तक GSTR 1 सारे सप्लायर्स फाइल करेंगे, GSTR 2A 11 तारीख से टैक्स पेयर के यहाँ विजिबल हो जाएगा उनकी लॉगिन आईडी पर, और 1-2 दिन के अंदर जो भी उसका टाइम था 2 दिन 3 दिन वो जो है GSTR 2 फाइल कर देंगे, यानी 2A में अमेंडमेंट्स वगैरह जो भी उनको एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है रिसीवर को, रिसिपिएंट को, वो करके और अपना GSTR 2 फाइल कर देंगे, और ये दोनों ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR 3 स्वमोटो जनरेट हो जाएगा। ये सिस्टम लागू नहीं हो पाया, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि GSTR 1 और GSTR 3B सिक्वेंशियल नहीं रहे, तो तमाम ऐसे केसेस देखे गए जहां GSTR 1 फाइल करके क्रेडिट पास कर दिया गया बट 3B फाइल नहीं किया। और आप सारे लोग अवेयर लोग हैं, और मेरे ख्याल से जेन्युइन टैक्स पेयर्स का ये बंच है जो आज जिनसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जिनके बल पे वाकई टैक्सेशन सिस्टम और इकोनॉमी को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि आपके कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा हो, पर बहुत से ऐसे सप्लायर्स हैं जिन्होंने GSTR 1 फाइल करके क्रेडिट तो पास कर दिया बट GSTR 3B फाइल नहीं किया, और गवर्नमेंट एक्सचेकर में पैसा टैक्स का रेवेन्यू जो है वो तभी क्रेडिट हो सकता है जब GSTR 3B में लाइबिलिटी एग्जॉस्ट कर दी गई हो। तो एक छोटा सा चेंज इन्होंने ये किया है कि अगर किसी का GSTR 3B फाइल नहीं है तो 1 फाइल करने की परमिशन नहीं होगी। इसको सिक्वेंशियल करने की कोशिश की गई है, यानी कि GSTR 1 उनको पहले फाइल करना होगा, GSTR 3B उसके बाद फाइल करना होगा। अभी ये है कि तमाम ऐसे केसेस निकल के आते हैं जिसमें इंडस्ट्री के ही या टैक्स पेयर्स के ही ये शिकायतें आती हैं कि साथ फला आदमी से हमने 10 करोड़ की सप्लाई ली और हम क्रेडिट क्लेम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उस बंदे ने 3B फाइल नहीं किया। ये शिकायतें भी एक इसका ये भी पक्ष था, और स्टेट लेवल पे भी इस तरह के रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को फ्रीक्वेंट बेसिस पे मिलते रहे और काउंसिल लेवल पे भी मिलते रहे। तो इसकी वजह से इन्होंने इसको सिक्वेंशियल करने की कोशिश की है और ये कहा है कि पहले आप 1 फाइल कर दीजिए, इसके बाद 3B फाइल करिए। इसके बाद अगला चेंज एक छोटा सा चेंज है, बट मेरे ख्याल से ये छोटे टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देगा। पहले तो ये था कि जो छोटे टैक्स पेयर्स थे उनको क्वार्टरली रिटर्न परमिट किया गया। GST जब लागू हुआ उस समय सारे लोगों को मंथली रिटर्न ही फाइल करना था, बट ये इंडस्ट्री की डिमांड थी और जेन्युइन डिमांड थी कि साथ छोटे टैक्स पेयर्स का जो इम्प्लीमेंटेशन कास्ट है वो फ्रीक्वेंट रिटर्न फाइलिंग से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आते हैं, उनका टाइम किल होता है। इस वजह से एक सर्टेन टर्नओवर लिमिट तक इसको क्वार्टरली कर दिया गया था। इसी को एक स्टेप अहेड ले गए हैं कि मंथली पेमेंट और क्वार्टरली रिटर्न स्कीम है, यानी कि किसी का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक क्वार्टर में बन रहा है उसको मंथली डिपॉजिट करते चल सकते हैं और फाइनल जब रिटर्न फाइल करें तो उसके साथ वो सेट अप हो जाएगा। एक और फैसिलिटी इन्होंने बड़ी छोटी सी इसी के साथ QRMP स्कीम के साथ ही, यानी क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम के साथ ही IFF की दी हुई है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि टैक्स पेयर फ्रीक्वेंट बेसिस पर अपनी इनवाइसेज अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि वो एक बैग उनको इनवाइसेज अपलोडिंग की का प्रेशर नहीं है। ये कोई ऐसा चेंज नहीं है जो कि आप चाहें तो आप मंथ एंड में जैसे आप अपलोड करना चाहें, बट आप चाहें तो रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। ये जितने लोग अवेल करना चाहें तो उनको एक सिंगल डेट का प्रेशर नहीं आएगा।
2 करोड़ से नीचे GSTR 9 दाखिल करने का विकल्प जो है वो ऐच्छिक कर दिया गया है। तो बहुत छोटे टैक्स पेयर्स के लिए मेरे ख्याल से ये लागत है, वो राहत है। एक जो चेंज ई-वे बिल में आया है उसमें अभी जो है हर 100 किलोमीटर पे 1 दिन का टाइम मिल रहा था ई-वे बिल की वैलिडिटी में, जिसको अब बढ़ा के पर 200 किलोमीटर पे 1 दिन कर दिया गया है। इसके साथ पहले से भी एक एडिशनल डे मिल रहा था जिस दिन सप्लाई, पहली बात तो ये है कि जिस दिन मालगाड़ी में लोड हो गया या किसी ई-वे बिल में जब व्हीकल का पोर्शन उसका पार्ट भी अपडेट हो गया, यानी कि ये माना जाता है कि व्हीकल नियत हो गई और जो है वो मालगाड़ी में लोडिंग के लिए तैयार है, वहां से उसकी वैलिडिटी स्टार्ट होती है। और वो वैलिडिटी उस समय से स्टार्ट होती है जिस दिन, आज मान लीजिए इस समय कोई ई-वे बिल बना है, उसका पार्ट भी अपडेट हो गया, तो आज के बाद जो रात आएगी 1 बजे से, तब से इसकी वैलिडिटी स्टार्ट होगी और ये 200 किलोमीटर इसको कर दिया गया है। एक और चेंज है जो रिटर्न नॉन फाइलर्स के संबंध में है, जिनमें की ई-वे बिल ब्लॉकिंग की फैसिलिटी है। ये बहुत पुरानी व्यवस्था थी, लगभग 1 साल से लागू थी। ये मेरे ख्याल से रिलैक्सेशन है, इसमें कुछ बहुत नया चेंज नहीं है। पहले ये था कि लगातार 2 महीने तक रिटर्न फाइल ना करने वालों का ई-वे बिल स्वतः ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता था और रिटर्न फाइल होने पे वो अनब्लॉक हो जाता था। अभी इसको कर दिया कि लगातार 2 टैक्स पीरियड, यानी कि जब क्वार्टरली रिटर्न किया गया तो उस लिहाज से ये करना जरूरी था, क्योंकि नहीं तो मंथली में अगर किसी का क्वार्टरली रिटर्न है तो वो परपच साल नहीं हो सकता था और इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता। तो ये पुरानी ही व्यवस्था है। इतने ही चेंजेज 1 जनवरी से हैं जिन पे आप चर्चा कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे समय दिया और धैर्य से सुना, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। थैंक यू। धन्यवाद पाठक जी। साथियों, हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा जी भी हैं। तो आप एडिशनल कमिश्नर हैं ग्रेड 2 कानपुर से। मैं ब्रजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रजेश जी आए और हम लोगों से कुछ 2 शब्द कहें। सभी को नमस्कार। मैं आईए का बहुत आभारी हूं कि आज की बैठक में आपने हमें आमंत्रित किया और ये चर्चा जो है जो हो रही है वो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी। हमारे बीच जो आज के मुख्य वक्ता थे श्री संजय पाठक जी, वो जीएसटी काउंसिल की बैठकों में भाग लेते रहे हैं, शुरू से जीएसटी के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं और उन्होंने बहुत डिटेल में आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं और जो परिवर्तन हुए हैं उनके पीछे क्या कारण निहित है। और परिवर्तन से मुझे लगता है कि जो भी परिवर्तन होता है वो फायदे के लिए होता है। तो निश्चित तौर पे इससे उद्योग जगत को फायदा होगा, ईमानदार करदाताओं को फायदा होगा। और हमारे बीच हमारे बड़े भाई श्री राजीव मणि त्रिपाठी जी भी हैं, मैं उनको भी नमस्कार कहता हूं। और आज की जो बैठक है श्री संजय पाठक जी के आने से जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चर्चा में, और आपके जो सुझाव होंगे वो उनके माध्यम से जो है निश्चित तौर पे शासन और जीएसटी काउंसिल के तक जाएंगे। तो यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप श्री संजय पाठक जी से पूछ सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने हमें आमंत्रित किया। थैंक यू। धन्यवाद ब्रजेश जी। साथियों, हमारे साथ आशीष मिगलानी जी हैं जो कि जीएसटी एडवाइजर हैं। मैं चाहूंगा एक बार आशीष जी इंडस्ट्री का पक्ष एक अपनी दृष्टि से सब लोगों के समक्ष रखें। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अपने कपिल जी को, और फिर हम लोग जो प्रश्न आ रहे हैं और अपने जो मेंबर्स हैं उनके जो सुझाव और जो समस्याएं हैं हम उन पर बात शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने आशीष मिगलानी जी को। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आशीष जी। धन्यवाद अश्विनी जी मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं कुछ जो हमारे को जो दिक्कतें आ रही हैं हमारे को बिजनेस करने में, पहले तो ये रूल 36 सेक्शन 4 जो
गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है कि हमारा जो क्रेडिट है वो सिर्फ अब 5% मिलेगा 1 जनवरी से। जैसे हेलो, हाँ जी, हाँ आ रही है आपकी आवाज। जैसे अब कोविड आ गया, जी, जैसे अब कोविड आ गया तो लोग बहुत जो है परहेज करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं, तो सबके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी रिटर्न्स टाइमली फाइल करें। दूसरा मेरा ये है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो हमारे को बाउंड करता है कि हम क्रेडिट जो है फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट 6 मंथ तक यानी सितंबर की रिटर्न तक ले सकते हैं, जबकि हमारे को टैक्स जो है हम लास्ट ईयर का भी पे कर सकते हैं, लेकिन हम उसका क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते। वो हमारे लिए ड्रॉबैक है। एक सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सी जो ये बताता है कि हमारा जो सप्लायर है कि उसने टैक्स पे किया है या नहीं किया है, वो हमारे को बाउंड करता है। वो हमारे को पता कैसे चलेगा कि उसने हमारा टैक्स पे किया है या नहीं किया है। एक ये ई-वे बिल के रिगार्डिंग जो है आ रही है कि वो ये है कि जैसे गवर्नमेंट ने अब 1 जनवरी से जो इसका जो लिमिट कर दिया है 200 किलोमीटर कर दिया है पर सिंगल डे, तो इसमें क्या है कि नो एंट्री जो है कई स्टेट्स में रात को 11 बजे के बाद खुलती है, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है कि ई-वे बिल को हम कैसे इसको नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक और है कि जो हमारी GSTR 3B है, कई लोग इसको गलत फाइल कर देते हैं। जैसे GSTR 1 में हमारा अमेंडमेंट का ऑप्शन है, बट GSTR 3B में कोई अब तक गवर्नमेंट ने इसको जो है रिवीजन का ऑप्शन नहीं दिया है। तो हमारी जो सरकार से दरख्वास्त है कि इसको यहाँ पे रिवीजन का ऑप्शन लाएं। और एक ये डिन नंबर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ये है एक्नॉलेजमेंट टाइप का है, जो सेंट्रल जो फॉलो कर रही है, बट स्टेट जो है गवर्नमेंट कहीं फॉलो नहीं कर रही है। कि हमारे को कोई अगर इंफॉर्मेशन आती है तो उसमें डिन नंबर मैंडेटरी है, जो हमारी ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था। एक ये है कि GST MNST जो कई लोगों की जो नील रिटर्न्स थी उनके लिए गवर्नमेंट लेकर आई थी कि अगर आपकी नील रिटर्न है तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन अभी भी वो 30 सितंबर तक थी, उसके बाद वो एक्सटेंड नहीं हुई। तो हमारी सरकार से अभी भी दरख्वास्त है कि अभी भी बहुत से लोग जो है रह गए हैं, जो कुछ स्टेट्स में थे जहाँ पे जो है कोविड था, तो वो नहीं भर पाए अपनी रिटर्न्स। और एक जो है गवर्नमेंट लेकर आई है कि नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जब आपका GST नंबर जब सस्पेंड हो जाता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट लेकर आई है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जो है आपको सुनवाई की, और आपका GST नंबर सस्पेंड हो जाएगा। मेरे यही कुछ पॉइंट्स थे। थैंक यू आशीष जी, बड़े जेन्युइन पॉइंट्स आपने इंडस्ट्री के रखे हैं, और हमें उम्मीद है कि इस पे खंडेलवाल साहब मैं 2 मिनट क्या समय ले सकता हूँ? जी सर, मैं आप ही को आमंत्रित करना चाह रहा था पाठक जी। एक तो सबसे बेहतर चीज तो ये होगी कि सर आपका शायद वीडियो म्यूट हो रहा है, अगर आप अपना वीडियो अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू। मेरा सिर्फ छोटा सा सबमिशन था कि अगर इंडस्ट्री के कंसर्न एक रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में आ जाएं तो हमारे लिए सहूलियत होगी उनको ऑफिशियली बढ़ाने में। वैसे तो मैं आज के डिस्कशन पे भी ये बढ़ा सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक दो बातें मैं क्लियर कर दूं कि जो आप लॉ अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, लॉ में आपने कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं, हमारे हिसाब से ये प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉ अमेंडमेंट थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस होती है। तो उसके लिए आप जो लॉ में आपके सुझाव हैं स्पेशली एक्ट में, वहां अगर आप कोई अमेंडमेंट सुझा रहे हैं तो बेहतर होगा कि इंडस्ट्री की तरफ से रिटर्न आए और प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं उन प्रोविजंस की वजह से, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम टैक्स पेयर को आ रही है वो मेंशन करते हुए आ जाएगा, तो हमारे लिए सहूलियत होगी काउंसिल सेक्रेटरीट को भेजने में। एक बात जो आपने कही डिन की, इस पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि डिन जो है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अपने लिए लागू किया है और सजेस्टिव है ये, और ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये है कि एक डॉक्यूमेंट जो जारी हुआ, हमारे ऑफिस से जारी हो या उनके ऑफिस से जारी हो, उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा और उस नंबर से वो पहचाना जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर हमेशा से रहा है,
जैसे आप जितना ऑनलाइन मैकेनिज्म में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सब में आपका ARN TRN और ये नंबर्स रहते हैं, वही डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर हैं, उन्हीं ARN नंबर से ही वो पहचाना जाता है डॉक्यूमेंट। हमारे यहाँ जो भी डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्था है उसमें हम एक डिस्पैच नंबर डालते हैं और उस डिस्पैच नंबर पे दूसरा कागज डिस्पैच नहीं होता है, तो यही इसका डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पैटर्न पर स्टेट्स को करने के लिए ये है कि एक लंबा प्रोसीजर है, सारे डिपार्टमेंट्स को अपनी अपनी सरकारों के पास जाना पड़ेगा और गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन करना पड़ेगा, बट ये कोई सब्सटेंशियल इससे कोई फर्क टैक्स पेयर के उस पे आने वाला है नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ये अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रैक कर सके कि वो डॉक्यूमेंट किसने इशू किया, कौन सी ID से इशू हुआ। बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट जितने भी करस्पॉन्डेंस हैं हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स ने जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स वो भेजते हैं और टैक्स पेयर तक जाता है, उनके आइडेंटिफिकेशन का मैकेनिज्म हम लोगों के पास इंटरनली है और वो स्ट्रांग मैकेनिज्म है। इसके बाद भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, बट इसमें थोड़ा सा स्टेट लेवल पर, हमारे ही स्टेट में नहीं किसी भी स्टेट के लेवल पर थोड़ा सा समय लगेगा इसको होने में, क्योंकि तमाम जगह हमें गवर्नमेंट के सामने प्रपोजल के साथ रिप्रेजेंटेशन और क्वेरी जवाब देके तब फिर ये हो पाता है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना हम कोई डॉक्यूमेंट, बिना किसी आइडेंटिटी का कोई भी डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जारी कर रहा है जिसको पहचानना मुश्किल हो। आज की डेट में टैक्स पेयर को जो भी करेस्पॉन्डेंस हमारा ऑफिसर कर रहा है, आइदर अंडर वैट एक्ट कर रहा हो और अंडर GST एक्ट कर रहा हो, डिजिटल सिग्नेचर हमने कंपलसरी किया हुआ है, तो ट्रेसेबल हैं डॉक्यूमेंट्स, इसलिए इतना वरी साइंस नहीं है एज ऑफ नाउ। जहां तक आप लेट फीस की बात कर रहे हैं, इसमें काफी आपको ये आइडिया होगा कि ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने जो तमाम पैकेजेज अनाउंस किए उसमें तमाम रियायतें GST की भी थी, जिनमें कि ये लेट फीस वेवर और इंटरेस्ट वेवर की थी, और ये माना गया कि इतने से काम चल जाएगा। बट अभी भी अगर इनसफिशिएंट लगता है तो इसका एक प्रपोजल आप या रिप्रेजेंटेशन में इसको शामिल कर लें, हम सर्टेनली इसको जहां जाना चाहिए वहां उस फोरम पे उस डॉक्यूमेंट को रखवा देंगे। थैंक यू। धन्यवाद पाठक जी। हमारे साथ कपिल वैश्य थे लेकिन मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा है। अश्वनी जी, गुप्ता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अश्वनी जी। जी गुप्ता जी। भाई के गुप्ता जी। हाँ गुप्ता जी प्लीज बताइए, आप अपने को अनम्यूट करिए गुप्ता जी। गुप्ता जी आप अपने सिस्टम से म्यूटेड है, आपका सिस्टम म्यूट हो रहा है, इसे आप अनम्यूट करिए। म्यूट कर दिया, मैंने कर दिया सर। हाँ अब आ गया सर। मेरा जो कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GST सेल में पहले एक 2A हुआ करते थी, अब एक नया 2B और इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत वो GSTR 3B ऑटो पॉपुलेटेड होता है। हमें दिक्कत ये आ रही है 2A जो है वो डायनेमिक है, जो कि हर वक्त जैसे जैसे रिटर्न जाती है वो अपडेट होता रहता है 2A, पर 2B जो है वो स्टैटिक है। 11 तारीख को जो रिटर्न आ गई उसका उसने वो क्रेडिट दिखा दिया और 2B जनरेट कर दिया, वो नॉन डायनेमिक है, स्टैटिक है। और गवर्नमेंट का व्यू है कि जो 2B में हमें क्रेडिट आ रहा है वो हमें लेना चाहिए 3B में। मेरा सबमिशन ये है कि मैंने माल खरीदा 25 तारीख को रायपुर से, 25 तारीख को उसने इनवॉइस जनरेट की और अपनी GSTR 1 भेज दी, तो क्रेडिट उसमें 2A में दिखाएगा और 2B में भी दिखाएगा। मगर क्योंकि मेरे पास मटेरियल 2 तारीख को पहुंचा, तो लीगली आई कैन नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ दैट GST। तो मैं उस महीने अगर नहीं लेता हूं और अगले महीने वो आएगा नहीं, क्योंकि वो पिछले महीने में आ चुका है। तो 2A 2B are creating a lot of problems for me, for the industry as such. There should be only one 2A, 2B को इनको अभी सस्पेंड कर देना चाहिए। And as far as I know, 2B has no locus in this thing standing in the law. I met yesterday Assistant Commissioner
सेंट्रल एक्साइज इन रायबरेली, एंड उन्होंने भी कहा था ये 2A को आप छोड़ दीजिए, जो आपके पास एक्चुअली इनवॉइसेस हैं और 2A में वो हो रही है उसका क्रेडिट आप ले लीजिए, फॉरगेट अबाउट 2B। आपका क्या क्या विचार है सब इस बारे में कि कल को लीगल प्रॉब्लम्स ना हो, कि जो 5% का टैप लगाया है वो 2A में या 2B में है? The two credit, one is 2A, one is 2B. मैं बोलूं जी? देखिए साहब, ऐसा है कि जब ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था जीएसटी का, जहां जीएसटीआर 2A ऑटो पॉपुलेट होना था और जीएसटीआर 2 आपको वो 2A आपकी लॉगिन आईडी पे विजिबल होना था, और आपने उसमें अमेंडमेंट्स और जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन करने थे वो करने के बाद आपने जीएसटीआर 2 फाइल करना था। जीएसटीआर 2 कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, 2A आपके पास है। 2A की एक लिमिटेशन है, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 2A और 2B में फर्क क्या है? 2A में केवल और केवल वो क्रेडिट आता है जो आपने इनलैंड सप्लायर से लिया है, जो सप्लाईज ली हैं आपके। मैंने पहले भी चर्चा किया कि क्रेडिट के सोर्सेज कई हैं। एक सोर्स है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, और इसके अलावा जो है जो आप इनलैंड सप्लाईज लेते हैं, आरसीएम पे जो पैसा जमा करते हैं, ये सारी चीजें आपके क्रेडिट का सोर्स हैं। एक ही लिमिटेशन ये है कि जो आप इनलैंड सप्लायर से इनवाइसेस के थ्रू ले रहे हैं, यानी कि इंडिया के अंदर किसी सप्लायर्स जो आप सप्लाईज आपको डिक्लेयर कर रहे हैं वही केवल 2A में आती हैं, जबकि आपके क्रेडिट क्लेम के सोर्सेज कई हैं। आप टेबल नंबर 4 को उठा के देखें जहां आप क्रेडिट से एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसकी एक लिमिटेशन थी कि ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी प्रॉब्लम थी और टैक्स पेयर्स के लिए भी प्रॉब्लम थी कि सपोज करिए आपने गुड्स इंपोर्ट किया और कस्टम क्लियरेंस के समय आपने रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी पे कर दिया गुड्स के इंपोर्ट के समय, वो ऑटो कनेक्टेड नहीं था, वो पैसा 2A में पहले नहीं आता था। अभी एक सिंपली ये आपके डिफरेंट सोर्सेज से जो क्रेडिट आपको मिल रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है, उसका एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आपकी सहूलियत के लिए इन्होंने आपकी लॉगिन आईडी पे डाल दिया है, जो आपको मदद करेगा 3B फाइल करते समय। नंबर 1। नंबर 2, जो 5% का कैप है वो 2A पे है और केवल एक कॉलम के लिए है, ऑल अदर आईटीसी के कॉलम के लिए है, यानी कि जो इनलैंड सप्लायर से आपने लिया। तो जो आपको 5% की गणना करनी है आज भी 2A से करनी है, और 2B अभी तक एज ऑफ नाउ वो लॉ में अभी नहीं डाला गया है। इन फ्यूचर इसकी सक्सेस देखने के बाद इस पे काउंसिल निर्णय ले, लेकिन इसको आपकी सहूलियत के लिए डाला गया है। तो एज ऑफ नाउ महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब तक ये लॉ में नहीं है तब तक आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन 2A पे ही आपने करनी चाहिए, ये बात सही है। आपने जिस भी ऑफिसर से कंसल्ट किया था या जिन्होंने भी आपको सलाह दी बिल्कुल सही दी है, लेकिन ये 2B के डाटा को आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, डिफरेंट सोर्सेज से आपका कौन सा क्रेडिट कहाँ आया एक ही जगह उन्होंने कैलकुलेट करके टेबल फॉर्म में दे दिया है। तो अच्छा लगेगा आपको देख के, इससे कोई नुकसान नहीं है, ये आपकी लॉगिन आईडी पे पड़ा रहता है। अगर आप अभी एज ऑफ नाउ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कोई कंपल्सरी नहीं। जी गुप्ता जी कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो मेरा अपनी स्टडी है सर इसके बारे में, 2A और 2B के बारे में, 2B में केवल वही इनवाइसेस आती है जो 10 तारीख में जिसने अपनी रिटर्न अपलोड कर दी। जिस तारीख आदमी ने 12 तारीख को अपनी रिटर्न अपलोड की 2 दिन लेट, तो वो 2A में आएगा, 2B में अगले महीने की रिटर्न में आएगा। और मेरा मेजर सपोज परचेज एक 20 लाख मैंने परचेज किया, जिससे 3.5 लाख रुपए की ड्यूटी बनी, IGST बना, और वो मैं इस महीने लूं या अगले महीने लूं क्रेडिट। ये बड़ी एक समस्या मेरे को हो रही है कि मेरे पास मटेरियल आ गया है, मेरे पास बिल आ गया, मगर पार्टी ने लेट कमीशन किया, अगले महीने में दिखा रहा है। तो अगर 2A और 2B का मैं मिसमैच देख रहा हूं, तो कई महीने में मेरे पास 2A में 5 लाख रुपए क्रेडिट आया, जबकि मैंने क्रेडिट 3 लाख का दिखाया अपनी GST 3B में। अगले महीने वो 2 लाख बढ़ गया, which is increasing by more than 10%, 20%, 30%. तो ये जो है 2A और 2B is creating a problem for
number of this thing industry, sir. I think so we should take 2 as this thing, sir. मैं कुछ बोल सकता हूँ सर? तो साहब बात तो सही है कि मान लीजिए कि आज आपने जो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई ली और आपने अपने सप्लायर्स को, जितने भी सप्लायर्स थे, X नंबर सप्लायर्स को कुल मिला के 5 लाख रुपए पे किया टैक्स के मद में, तो उन्होंने 10 तारीख तक GSTR1 फाइलिंग की डेट है, उनको अपना GSTR1 फाइल कर देना चाहिए। तो ये बात तो सही आप कह रहे हैं कि जो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR1 है वहां से 2B ऑटो पॉपुलेट होता है और क्रेडिट क्लेम वहीं से होना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है कि 2 चीजें अनिवार्य हैं आपके सप्लायर को फाइल करना। GSTR1 फाइल करेगा तो वो ये बताएगा कि उसने ये इनवाइसेज आपको इशू की हुई हैं, आपको जारी की हुई हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मटेरियल आपका पहुंचा या नहीं पहुंचा। इट्स ऑल अबाउट इनवाइसेज एंड पेमेंट। अब दूसरी चीज ये है कि अगले महीने वो, मान लीजिए आपके सप्लायर ने लेट फाइल किया तो अगले महीने वो क्रेडिट अवेलेबल है आपके 2A में। आप ही कह रहे हैं कि वो सरप्लस हो जाती है, जितना आपको एक्चुअल क्रेडिट आना चाहिए उससे थोड़ा सरप्लस होकर अगले महीने आ जा रही है। तो अब इसमें आप अभी तो 2A से पे ही जाएं, आपको लगता है कि 2A पे जाना चाहिए तो आप 2A पे जाएं, बट आपके केस में क्या है कि आपका सप्लायर ही लेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो 5% का रूल है वो तो अप्लीकेबल 2A पे है। ऐसे में 2B से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेसिकली आपका सप्लायर GSTR1 लेट फाइल कर रहा है। मुझे लगता है कि ये जो नया रूल लेके आए हैं 3B के पहले GSTR1 फाइल करने का, इससे आपकी समस्या का हो सकता है कुछ समाधान हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग कोई रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं कमिश्नर कमर्शियल टैक्स यूपी के लिए तो उसमें इस पॉइंट को डाल दें, हम लोग एग्जामिन भी कर लेंगे और अपने कमेंट्स के साथ इसको काउंसिल सेक्रेटरीट भेज दें। थैंक यू पाठक जी। थैंक यू सर। आप रिप्रेजेंटेशन तो हम भेजेंगे ही सर। मैं यहाँ पर बहुत टेक्निकल ना बात करते हुए एक बहुत सिंपल बात आपसे कहना चाहूंगा। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब आप किसी को रजिस्टर कर देते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, उस आदमी, वो आदमी या वो सेलर जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ, ही इज द एजेंट ऑफ अवर गवर्नमेंट। वो आपके बिहाफ पे मुझसे टैक्स ले रहा है, वो अपने लिए टैक्स नहीं ले रहा। एंड बिकॉज ही इज रजिस्टर्ड, तो वो आपका एक रजिस्टर्ड एजेंट है। मैं उसको पेमेंट करके आ गया, अब उसने आपको पेमेंट करा या नहीं करा, इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। इसके लिए मैं अगर आपको बिल प्रोड्यूस कर रहा हूं, वो बिल जेन्युइन है, वो सप्लायर फेक नहीं है, सप्लायर जेन्युइन है, वो आपके साथ रजिस्टर्ड है। तो इसके बाद मेरा क्या रोल बनता है कि वो उसने टाइम पे जमा करा, नहीं करा, रिटर्न करा, नहीं करा। इस मतलब मैं बिल्कुल बहुत सिंपल, मैं ABC और सेक्शंस और उनमें नहीं जाना चाहता। मैं बिल्कुल एक जनरल प्रश्न करना चाह रहा हूं कि आपके रिप्रेजेंटेटिव को मैं पैसा दे आया हूं, अब मुझे उसका पेमेंट, अपने जो मुझे आगे मैंने चार्ज करा उसमें एडजस्टमेंट चाहिए। पाठक जी, बात तो आप सही कह रहे हैं, बट पहली बात तो मैं थोड़ा सा लाइटर नोट पे कह दूं कि बिल्कुल सर, लाइटर मोड, वी आर इन लाइटर मोड। लाइटर नोट पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि जो भी रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं वो किसी इंडिविजुअल के टैक्स कलेक्शन एजेंट नहीं है। स्टैट्यूट ने उनको ये जिम्मेदारी दे रखी है। और इंडिविजुअल नहीं, I said government। मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि ये विधायिका ने जब कानून बनाया तभी ये जिम्मेदारी भी उनको दी जी, और उसी जिम्मेदारी के साथ ये भी कहा कि क्या क्या होगा। तो जो बात आप कह रहे हैं उससे मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत होते हुए भी ये है प्रश्न विधायिका का, तो मैंने पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि अगर लॉ अमेंडमेंट पे आपके कोई सुझाव हैं तो ठोस कारण सहित आप भेज दें। हमारे आपकी बात सही हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विधायिका ही है। और ये वाली जो बात आप कह रहे हैं ये काउंसिल तक जानी पड़ेगी, नीचे किसी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास
इसमें किसी चेंजेस का नहीं है। हम लोग सिर्फ सिंपली ये कर सकते हैं कि आपकी बात को हम सही फोरम पे, सही जगह, सही टाइम पे रख दें, हम वो कर देंगे। ये मैं आपसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बट ये आप समझ लें कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी लिमिटेड पावर्स हैं। हम यहाँ हैं, ये हमारा धर्म बनता है, दायित्व बनता है कि हम आपकी हर जेन्युइन बात को जेन्युइन फोरम तक ले जाएं, और वो मैं पहले ही कमिट कर चुका हूँ कि मैं उसको जेन्युइन फोरम तक पहुंचाऊंगा। तो बट जो बात आप कह रहे हैं, कानून कैसा होना चाहिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। कानून कैसा है इस पे मैं अपनी बात जरूर रख सकता हूँ, इंटरप्रिटेशन उसमें भी नहीं कर सकता। तो क्या होना चाहिए इससे मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है मेरी सहमति या सहमति का। आप इसको भेजें, हम इसको भेज देंगे। शुक्रिया। अशोक छारिया जी कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं। अशोक छारिया जी, क्या आप हैं इस समय? हाँ जी, हाँ जी जी। अशोक जी, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है अशोक जी। देखिए सर, इतने बड़े ऑफिसर जीएसटी के हमारे साथ बैठे हैं, मैं एक समस्या जो सबकी जनरल हो सकती है वो रखना चाह रहा हूँ। ये जो जीएसटी है, ये हम पहले एडवांस में जमा करते हैं। कई देशों में कैश जीएसटी का भी सिस्टम लागू है कि जितने का आपको पेमेंट आया उतने का ही जीएसटी ड्यू माना जाए। उसके बारे में जो है सरकार को सोचना चाहिए। कोविड के समय में जब इंडस्ट्री के पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो एक कैश जीएसटी का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। एक सुझाव मेरा ये है। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि जो जीएसटी का इनपुट क्रेडिट है उसको, हालांकि ये सुझाव थोड़ा कई लोगों को पसंद ना आए, पर मेरा ये सुझाव है कि इनपुट जो क्रेडिट है वो तभी अलाउ करना चाहिए जब उस बिल का पेमेंट हो जाए। इससे जो इंडस्ट्री की डिलेड पेमेंट की समस्या है उससे काफी हद तक हमको राहत मिलेगी कि जब इनपुट क्रेडिट लेना होगा तो पेमेंट भी इंडस्ट्री का टाइमली होगा। ये मेरा कहना था। इसके बारे में मैं पाठक साहब का थोड़ा ध्यान आकर्षित करूंगा और उनके विचार भी जानना चाहूंगा। मुद्दा आपका बहुत अच्छा है और लॉ में ये प्रबंध है। पेमेंट वाले एंगल पे मैं क्लियर कर दूं कि लॉ में लिखा हुआ है कि अगर किसी सप्लाई का 6 महीने तक पेमेंट नहीं हुआ है वो क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा, बट एक रीजनेबल ग्रेस पीरियड दे। अगर इस पीरियड में आप कमी चाहते हैं तो अगेन लॉ अमेंड करना होगा, बट प्रोविजन इज देयर, अभी भी है ये प्रोविजन। सर मैं इस लॉ में ये लॉ है, पर इस लॉ का एक तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। नहीं, मैं अब आपको बता दूं, मैं अपनी बात पूरी इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे, आप ये इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे मैं आपको थोड़ा कहना चाहूंगा कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कहीं का भी हो, एज ऑफ नाउ जो स्ट्रक्चर है जीएसटी का, इसमें कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चल पाए कि सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये तो साफ ट्रेड को ही बताना पड़ेगा। और इस तरह की पिछले 4 साल का लगभग जीएसटी की उम्र 4 साल होने जा रही है, और 4 साल से मैं इसके पॉलिसी से एसोसिएटेड रहा हूँ किसी न किसी कैपेसिटी में। मैंने इस तरह की कोई कंप्लेंट इंडस्ट्री की या टैक्स पेयर की तरफ से नहीं देखी कि साहब हमने सप्लाई ली और वो सप्लाई लेने के बाद हमने पेमेंट भी कर दिया इनको, बट ये इन्होंने इनवाइस नहीं जारी की, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अपने रिटर्न्स, मतलब इन्होंने जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट पास नहीं हुआ, या इन्होंने टैक्स पे नहीं किया। इक्का दुक्का अब कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई हैं, और उन पे जो एक्शन, लीगल एक्शन हो सकता है उसके लिए यहाँ से भेज दिया जाता है। तो 2-4 शिकायतें ऐसी बड़ी पोटेंशियल शिकायतें भी आई और जिनमें कार्रवाई भी हुई, रिकवरी भी हुई उनसे। बट ये जो 6 महीने का क्लाज है, इसको और कमी किए जाने की जरूरत है। तो आप उसके साथ आप भेजें, आपका सुझाव ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव है और मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर्स को पसंद भी आएगा। लेकिन ये है कि इसके लिए कंक्रीट सुझाव की जरूरत होगी। अभी तक 6 महीने का प्रोविजन है, बट अगर ये ऐसा हो रहा है कि पेमेंट आपका नहीं हो रहा है तो फिर वो क्रेडिट उसका रिवर्स हो सकता है। 6 महीने का पीरियड अभी भी जो है वो जेन्युइन पीरियड है, बहुत लंबा नहीं है, बट उसके लिए आपको फिर वो इशू उठाना पड़ेगा
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कंसर्न टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, कि जिससे उसकी जानकारी में आए और वो एक्ट अपान कर सके। और इसमें अगर आप कमी चाहते हैं तो ये वाले पार्ट के लिए आप इसी प्रपोजल में शामिल करा दें। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये भी चला जाए। ये आपका अच्छा सजेशन है। और वाकई ये कोविड के बाद ये शिकायतें अब धीरे धीरे बढ़ी हैं कि उनके रिसिपिएंट ने पेमेंट नहीं किया है, इनवाइसेज भी चली गई, गुड्स भी चले गए या सर्विसेज भी चली गई, उन्होंने क्रेडिट भी क्लेम कर लिया। जो सप्लायर हैं उन्होंने जेन्युइनली GSTR 1 भी फाइल कर दिया, 3 भी फाइल कर दिया, अपनी सारी लाइबिलिटी एग्जॉस्ट कर दी। बट जिस सप्लाई के लिए अगले बंदे ने क्रेडिट भी क्लेम कर लिया, उस सप्लाई का फर्दर अपने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में इस्तेमाल भी कर लिया, उसका एक्चुअली सप्लायर को पेमेंट ही नहीं किया। ये जो टाइम फ्रेम है इसको अगर आप कम कराना चाहते हैं तो आप लोग अपने इंटरनल फोरम पे एक बार डिस्कस करके बेटर तरीके से फ्रेम करके भेज दें, हम भेज देंगे। सर इसमें जो टाइम फ्रेम है वो एक पार्ट है, पर मेरा जो कहना ये है कि इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है वो देखिए पूरा ये GST का जो सिस्टम है सेल्फ असेसमेंट के तौर पे है, जैसे कि पहले एक्साइज में होता था। अब इसमें लोग क्या कर रहे हैं कि हमसे माल ले लिया, हमारे को तो पेमेंट भी नहीं किया और GST का क्रेडिट वो ले चुका, तो इसमें हमारा जो GST भी फंस गया और माल का पैसा भी फंस गया। अगर सरकार ये करे कि ये कहे कि भैया जिसका आपने बिल ने पेमेंट कर दिया है बिल का, उसी बिल को आप ITC क्लेम कर सकते हैं, ऐसा अगर लॉ बन जाए तो स्मॉल स्केल के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि सरकार के पास कम से कम 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 लाख करोड़ की, क्योंकि आदमी जो है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद पेमेंट करते हैं, कई लोग 3 महीने बाद भी करते हैं। तो वो जब क्या कहते हैं उसको ITC नहीं मिलेगा तो लिहाजा उसको कैश जमा कराना पड़ेगा, तो सरकार के पास रेवेन्यू भी बढ़ेगा। मैंने साहब पहले ही कहा कि आपका सुझाव ये बहुत कंस्ट्रक्टिव है और पॉलिसी मेकर्स को पसंद आएगा। मैंने ये पहले ही कहा। और ये आप ये देख लें कि इसमें अभी ये थोड़ा सा काफी बड़ा चेंज होगा और इस पे बड़ा डिस्कशन होगा। आप प्रपोजल भेजें, हम इसको भेजते हैं। धन्यवाद सर। शनि जी, मिस्टर रमन जी कुछ बोलना चाहते हैं? रमन जी अनम्यूट करके बोलिए। पाठक जी नमस्कार, मैं रमन खातूवाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर मेरे 2-3 सजेशंस है। पहला, रूल 138 में सब प्रोविजन ये है कि अगर ईवी बिल एक्सपायर हो जाती है तो आपके पास ये ऑप्शन है, सप्लाई जो ट्रांसपोर्टर कर रहा है बंदा, कि वो विदिन 8 आवर्स में उसको रिन्यू कर सकता है। सर परेशानी ये है कि अगर मान लीजिए रात को 1 बजे एक्सपायर कर गई, ड्राइवर उतना पढ़ा लिखा है नहीं, उसे पता चलता नहीं है कि उसकी ईवी बिल एक्सपायर करी कि नहीं करी, और ऑन द रोड सेक्शन 121 जो इंस्पेक्शन होती है उसकी वजह से जितना टैक्स उतनी ही पेनल्टी डिपार्टमेंट ले लेता है। छोटी सी एक क्लरिकल एरर है, एरर मैं तो नहीं बोलूंगा, छोटी सी एक चीज है कि भाई आपने सब कुछ वैलिड था आपका, सिर्फ वे बिल एक्सपायर हो गई, इसकी वजह से इतना ज्यादा बड़ा दंड एक व्यापारी को देना पड़े, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा है। सरकार को इस जगह पर कुछ देखनी चाहिए। सेकेंड, पाठक जी लॉ में ज्यादा मैं कुछ बोलूं? पाठक जी प्लीज। एक बात तो ये है साहब कि 8 आवर्स की बात अब धीरे धीरे आने लगी है कि 8 आवर्स कम हैं, तो वो हम लोगों के सामने भी बात आई है। तो एज ऑफ नाउ अभी कल ही मेरे ख्याल से वर्बली जो फील्ड ऑफिसर्स हैं स्टेट ऑफ यूपी में, उनको शायद मैं श्योर नहीं हूँ, बट जितना मुझे फीडबैक है कि हमारे HOD ने ये मैसेज किया है कि आप इस तरह से हार्श नहीं हो सकते कि 2 घंटे 4 घंटे के लिए आपने उनको डिटेन कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, जो 8 घंटे का प्रोविजन है, इसके एक्सटेंशन के लिए 12 घंटे क्या आपको लगते हैं कि सफिशिएंट होंगे? अगर ये 8 की जगह 12 हो
तो क्या लगता है कि ये सफिशिएंट होंगे? अनलिमिटेड टाइम तो मुझे लगता है सहमति ना बन पाए, बट अगर इस पॉइंट को हम लोग कहीं किसी फोरम पे रखना चाहें तो क्या टाइम फ्रेम जेन्युइन होगा? 8 घंटे को कितना बढ़ाया जाए तो उससे प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइज हो सकती है, खत्म तो कभी नहीं होगी। मेरी सजेशन सिंपल सी इतनी थी, सेक्शन 129 में जो आपने पेनल्टी इक्वल टू टैक्स लगा रखी है, सिर्फ वेबल एक्सपायरी पर इसकी क्वांटम को कम कर दी जाए, जो कि जैसा सेक्शन 126 में है कि भाई आप पेनल्टी जो है एक रीजनिंग देख करके डिपार्टमेंट छोड़ेगा 5,000 रुपए की पेनल्टी लगा करके। नहीं साहब, दो इशू एसोसिएटेड हैं इसमें, दो इशूज एसोसिएटेड हैं। एक तो ये कि क्या 8 घंटे को अगर कुछ घंटे और बढ़ाने का मतलब जो ट्रांसपोर्टर या सप्लायर या रेसिपिएंट को ही सुविधा है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, सिस्टम के थ्रू ही होना है, आप खुद ही बढ़ा सकते हैं, तो 8 घंटे को क्या कुछ बढ़ाए जाने की जरूरत है? नंबर एक तो पहला इशू हो गया। दूसरा इशू ये हो गया कि अगर ई-वे-बिल एक्सपायर्ड है तो ये वाला जो टाइम बढ़ाने की बात है, इसको तो हम लोग जो ऑफिसर्स की कमेटी है इसमें रख सकते हैं, डिस्कशन भी इस पे हो सकता है कि सहमति भी कुछ बन के आगे चली जाए, जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनके कंसिडरेशन के लिए। अभी मैं श्योर नहीं, मुझे ये भी नहीं पता है कि 8 घंटे से कितना ज्यादा बढ़ाया जाना ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड तो नहीं बढ़ाई जा सकती। दूसरा इशू ये है कि स्टैट्यूट को चेंज करने की बात आप कर रहे हैं कि 129 में जो प्रोविजंस हैं वो रिलैक्स किए जाएं, तो उसके लिए लॉ अमेंडमेंट की जरूरत होगी, और वो तुरंत तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट सेशन अब स्टार्ट होने वाला है और उसमें जो भी अधिनियम वगैरह जाने होंगे वो चले गए होंगे, तो अभी तुरंत वो कंसिडरेशन में भी तुरंत तो ये नहीं जा सकता। फिर भी आप सजेशन भेजें, ये कंसिडरेशन में रखा जा सकता है, इस पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इसका तुरंत कोई समाधान, अगर एक्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई समाधान है तो वो तत्काल उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो ड्यू कोर्स में जब भी पार्लियामेंट या असेंबली के सामने जाएगा। मैं एक बात और बता दूं कि इसके लॉ के अमेंड करने की एक प्रोसीजर है। पहले वो प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल में जाता है, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस होती हैं आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ डिस्कशन, और इसके बाद फिर वो पहले पार्लियामेंट में जाता है, वहां से सहमति बनने के बाद और वो अमेंडमेंट पास होने के बाद सारे स्टेट्स की असेंबली में जाता है, और सारे स्टेट्स की असेंबली से पास होने के बाद ये इम्प्लीमेंट होता है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है जहां अधिनियम में संशोधन की बात है। तो 129 में जो बात आप कर रहे हैं वहां एक्ट अमेंडमेंट की जरूरत होगी और वो उसमें समय लगेगा। फिर भी आप अगर अमेंडमेंट, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप जो सजेशंस भेजिएगा उसको 2 पार्ट में भेजिएगा। एक तो ये कि जहां आप सेक्शन में कोई अमेंडमेंट सजेस्ट कर रहे हैं उसका प्रोसीजर अलग है, और जहां आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस चाहते हैं, जहां एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर से आपकी कुछ तकलीफें कम हो सकती हैं, उसको आप सेपरेट पार्ट में कर दीजिएगा, तो हमारे लिए सहूलियत होगी। क्योंकि कुछ मामले लखनऊ लेवल के हो सकते हैं आपके, कुछ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के हो सकते हैं, और कुछ जो है वो पार्लियामेंट और असेंबली के लेवल के हो सकते हैं, तो उनको अलग अलग फोरम पे रखना पड़ता है। पार्लियामेंट के लेवल के रिप्रेजेंटेशन में अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के कोई लखनऊ का मुद्दा रहता है तो मजा नहीं आता रखने में वो रिप्रेजेंटेशन। तो अगर इस तरह से अगर आप लोग 2 पार्ट में रखेंगे तो ज्यादा सहूलियत होगी, आप लोगों की बात भी दमदारी से वहां पहुंच जाएगी, और हमारे लिए भी सहूलियत होगी कि ये वाला रिप्रेजेंटेशन यहाँ से रिलेटेड है जिसको आप एड्रेस कर दीजिए, ये वाला रिप्रेजेंटेशन इसके जो पॉइंट्स हैं ये दिल्ली से रिलेटेड हैं, ये दिल्ली फला फोरम को भेज दिए जाएं। तो 129 पे आप ये लॉ अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, और जो टाइम फ्रेम का एक्सटेंशन है इसमें अगर हम लोग कुछ कर पाएंगे तो आप कोई जेन्युइन टाइम फ्रेम बताएं तो मैं वो बात ऑफिसर्स कमेटी के सामने रख सकता हूँ। वही बोला था पाठक जी, जिससे देखिए आप 8 घंटे की बोलते हैं, रात को 12 बजे वेबिल एक्सपायर हो रही है, सुबह 8 बजे तक उसमें हमें रिन्यू करना है। जनरली एम्प्लॉइज जो है सब छुट्टी पर उस समय रात को 12 से सुबह 8 बजे तक में, अगर इसे 8 घंटे की जगह 12 घंटा कर दिया जाए तो ऑफिस टाइमिंग चालू हो जाएगी। मैं डेफिनेटली आपकी ये बात रखूंगा जेन्युइन फोरम पे, मैं डेफिनेटली ये बात रखूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये बात मैं इस तरीके से रख पाऊं कि आपको कुछ राहत मिले। थैंक यू सर। कुछ और भी पॉइंट्स थे आपके रमन जी?
आनंद जी कुछ और पॉइंट्स भी थे शायद आपके। हाँ सर, हाँ सोनी जी जी इसमें क्या और मैं बोलना चाहूंगा पाठक जी, जैसे 36(4) में रेफरेंस दे दिया रूल 48 सब रूल 1 का, जिसमें कि जीएसटीआर 2A का रेफरेंस है, और रूल 48 सब रूल 2 बात करता है जीएसटीआर 2B का। डिपार्टमेंट क्या दोनों को कंबाइन, बिकॉज ये ना सर पाठक जी मानकर चलिए जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए 2A और 2B ये दो लेकर आई है डिपार्टमेंट। इंटेंशन बहुत अच्छा है इसके पीछे में, मैं सहमत हूँ इस बात से, बट छोटे व्यापारी बहुत परेशान है कि 2A को करे या 2B को करे, बोलो फॉलो करे, पहली बात। दूसरी, आपने जो पहले जिक्र किया था कि छोटे व्यापारी का QRMP जो स्कीम आई है देखने में अच्छी है, बट परेशानी देखिए क्या है, अगर छोटा व्यापारी ऐसे अपने कस्टमर को सप्लाई करता है जो कि मंथली रिटर्न में फॉल करता है, उसे IFF के अंदर में कंपलसरी हो जाएगा अपनी इनवॉइस का डिटेल्स डालना, पहला। सेकेंडली, अपना एडवांस टैक्स जमा कराना ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट मंथ लायबिलिटी। सर यहाँ पर आई फील कि डिपार्टमेंट को सिंक्रोनाइज करना चाहिए कि GSTR 1 GSTR 3B सभी के लिए एक हो जाए, क्योंकि कोई बंदा छोटा व्यापारी मंथली में रहेगा, छोटा व्यापारी क्वार्टरली में रहेगा, बड़ा व्यापारी मंथली में रहेगा, और चूंकि छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी को सप्लाई करता है उसकी वजह से वो IFF भरेगा, QRMP में वो टैक्स जमा कराएगा, एडवांस टैक्स। सर छोटे व्यापारी की मुश्किल है कर पाना आज भी, इवन तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है क्वार्टर रिटर्न के लिए, बट सब परेशानी है, इस पर सर प्लीज ध्यान दें आप लोग। धन्यवाद। थैंक यू रमन जी फॉर रेजिंग वैलिड पॉइंट्स। मैं साहब इस पे रिस्पांस थोड़ा सा करना चाहूँगा। ये जो बात आप कह रहे हैं कि GSTR 1 और GSTR 3B इस पे सारे व्यापारियों के लिए एक जैसा रखा जाए, तो आपको ध्यान होगा कि जो इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ GST था उसमें एक ही डिजाइन थी, एक ही टाइम फ्रेम था, बट ये बड़ी मैसिव डिमांड रही इंडस्ट्री की तरफ से या टैक्स पेयर की तरफ से। इंडस्ट्री सब निकल जा रहा है टैक्स पेयर्स की तरफ से, और ये बड़ी डिमांड थी कि छोटे टैक्स पेयर्स को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो वैट रिजीम में क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हुए आए हैं, और इस पे बहुत लंबा डिस्कशन हो गया और हुआ, महीनों चला, और इसमें ये बात भी रखी गई कि इससे जो मीडियम सेगमेंट के और थोड़ा सा बड़े व्यापारी हैं जिनको मंथली फाइल करना है उनको दिक्कत आएगी। तो ये बात काफ़ी, जितनी मेरी जानकारी है, बहुत लंबे डिस्कशन के बाद ये इंडस्ट्री की या टैक्स पेयर्स की, डिफरेंट एसोसिएशंस की, डिफरेंट स्टेट के टैक्स पेयर्स की डिमांड पे ये प्रोविजंस आए हैं, और फाइनली जब ये बात उठी बहुत तेजी से कि साहब उस टैक्स पेयर का क्या कसूर है जो पोटेंशियल रेवेन्यू पे कर रहे हैं, और जो मंथली ही जिनकी फाइलिंग है उनका तो 3 महीने तक क्रेडिट ब्लॉक रहेगा, बहुत छोटे वाला डीलर से कौन खरीदने जाएगा, वो फ्लरिश नहीं कर सकते हैं। इस इशू पे बहुत डिस्कशन के बाद फिर IFF फैसिलिटी डाली गई, और इस पे बहुत लंबा डिस्कशन हुआ कि क्या किया जाए। बाया मीडिया निकाला है, इसके बाद भी मैं इस बात को रखूंगा, बट ये काउंसिल में बहुत लंबे डिस्कशन हो चुके हैं। आप लोग काउंसिल के मिनट्स को अगर देखेंगे, काउंसिल की साइट पे अब तक की सारी मीटिंग्स के मिनट्स होंगे, तो सबसे लंबे समय तक अगर किसी इशू पे डिस्कशन हुआ होगा तो यही वाला इशू है कि छोटे वाले डीलर्स को कैसे राहत पहुंचाई जाए, और ऐसे डीलर जो कि लगातार क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते रहे हैं, उनकी कंप्लायंस कास्ट बढ़ गई है, उनको मल्टीपल रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। मैं इनिशियली तो डिजाइन एक ही था, वे फिर भी इस बात को आप डालें, फिर से रखते हैं इसको, एक नई बहस स्टार्ट होगी। मैं देखता हूँ इसमें क्या हो सकता है, कैसे इसको रखा जा सकता है, बट ऑलरेडी ये वेल डिस्कस्ड डिसीजन है काउंसिल का कि हम क्वार्टरली और मंथली 2 सेगमेंट रखेंगे, छोटे वाला डीलर्स को राहत देंगे, और उसका बेसिक उद्देश्य ये था कि जो उनकी रिटर्न फाइलिंग की और जो कंप्लायंस कास्ट आ रही है, ये तमाम अक्रॉस द इंडस्ट्री ये रिप्रेजेंटेशंस हम लोगों ने भी डील किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डील किए हैं, डिफरेंट स्टेट्स ने डील किए हैं, हमारे जो काउंसिल मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, उनके पास ये रिप्रेजेंटेशंस आए हैं कि साहब वो अपना रिटर्न फाइल कराने के लिए जब CA के पास जाते हैं, इतने रिटर्न आपने कर रखे हैं कि उनकी ये कास्ट, कंप्लायंस कास्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती जितना उनका रेवेन्यू नहीं आता। एक डाटा ये भी निकला कि लगभग हमारे जो टैक्स बेस का 40% से ज्यादा डीलर्स ऐसे हैं जिनकी टोटल लाइबिलिटी से ज्यादा उनकी कंप्लायंस कास्ट आ रही है। तो ये काफी बहस मुबाहिसे के बाद
ये निर्णय हुआ है, इस पे फिर भी मैं रखने की कोशिश करता हूँ, बट काफी डिस्कस्ड है। आप अपने रिप्रेजेंटेशन में शामिल करें, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। थैंक यू पाठक जी। जितेंद्र सिंह जी अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। मैं जितेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा। जी सर, मेरा सर क्वेश्चन ई-वे बिल से संबंधित है। पहली चीज तो ये था कि पहले सर 24 घंटे में 100 किलोमीटर चलना था। हमारी उम्मीद थी कि कम से कम 75 किलोमीटर उसे कर दिया जाए तो थोड़ा सा जेन्युइन होगा, लेकिन उसे बढ़ा के 200 किलोमीटर कर दिया गया। जस्ट अपोजिट हो गया वो। और दूसरा ये था सर कि एक डेस्टिनेशन और सप्लाई प्लेस से पिन कोड वाइज स्पेस, एयर स्पेस से दूरी नापी जाती है, जबकि रोड साइड से वो अलग अलग दूरी होती है और वो उससे ज्यादा होती है। अब जैसे हम लोग गाजीपुर में हैं और हमें पटना माल भेजना है तो हमें बनारस भेजना पड़ता है उल्टे साइड में, जबकि उससे दूरी हो जाती है लगभग 300 किलोमीटर। और ई-वे बिल पोर्टल उसे लेता है 198 किलोमीटर मैक्सिमम। तो ऐसे स्थिति में बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दूरी किस रास्ते से हमें जाना है ये मेंशन करने का ऑप्शन हो और उससे कैलकुलेशन किया जाए, तो इससे हमें काफी सहूलियत मिलती है। ये साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि हमारा जब वैट रिजीम में ई-वे बिल सिस्टम था तो हम बहती के केसेज में हम ये कर रहे थे, और ये पॉइंट मैंने नोट कर लिया है, एकदम अलग सा पॉइंट है, और इसको मैं भेजूंगा कि ये इस ऑप्शन पे विचार कर लिया जाए। एक सर और प्रॉब्लम आ रही है कि हम ट्रांसपोर्टर में माल बुक कर देते हैं और वो हमें तब बताते हैं जब हमारा टाइम लैप्स हो चुका रहता है। अधिकतर वो ऐसे टाइम पर ही हमें इंगित करते हैं, संकेत करते हैं। तो उनको भी कुछ उसमें उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाए ताकि वो टाइमली हमें इन्फॉर्म कर सके। कई बार उनके यहाँ माल कम होता है, वो नहीं भेजते हैं, लेकिन हमें बताते हैं रात में 12 बजे वो कह देंगे कि इसको सही करिए। तो ऐसी स्थिति में बहुत हास्यास्पद हो जाता है। ये वाला, ये आपका ये दूरी वाला कि रास्ते से लिंक कर दिया जाए, ये तो बड़ा डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है, हमारे यहाँ सक्सेसफुली लागू भी रहा है, इसको मैंने नोट भी कर लिया है। में हम लोग इसको करते हैं सर, वैसे ही हम बताते हैं कि हम किस रास्ते से जाएंगे, वो इजी होता है और जेन्युइन होता है, उसमें कोई नहीं। पहले हमारे यहाँ बहती के जो केसेस थे वैट रिजीम में, तो हम रास्ता उनसे लेते थे कि आप किधर से होकर उत्तर प्रदेश से गुजरेंगे। जी। तो आप बता रहे हैं एक्साइज में भी है, मैं उसको भी स्टडी कर लूंगा कि एक्साइज में ये प्रोविजन रहा है। तो इसको हम रखते हैं एप्रोप्रिएट फोरम पे, देखते हैं क्या हो जाएगा। और एक चीज और है सर, जब हमारे सप्लायर बिल करते हैं तो उनको GSTR 1 टाइमली भरने को कहा जाए, क्योंकि GSTR 1 भरने से उनके ऊपर कोई आर्थिक दबाव नहीं आता है। आर्थिक दबाव तो GSTR 3 भी भरने से होता है। तो वो GSTR 1 क्यों नहीं भरते हैं टाइमली, ये प्रॉब्लम है, जिसके कारण हम लोग का इनपुट क्रेडिट अधिकतर रुकता है। तो अगर वो उनको GSTR 1 एक नॉर्मली सब लोग भरे टाइमली, तो उससे काफी हेल्प होता है। एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रॉब्लम हम लोग भी फेस कर रहे हैं, लगातार फेस कर रहे हैं, और इसका एक सोल्यूशन तो यही निकालने की कोशिश हुई है कि अगर किसी ने GSTR 1 फाइल नहीं किया है तो उसका 3B ब्लॉक कर दिया जाए, 3B वो ना भर पाए, और लगातार 2-3-6 टैक्स पीरियड तक 3B नहीं फाइल करने वालों का रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की ऑलरेडी व्यवस्था है। तो इसलिए ये GSTR 1 को कंपलसरी करने की दिशा में कोशिशें तो बहुत जारी हैं, देखते हैं कहाँ तक कामयाबी मिलती है। ये प्रॉब्लम से इंडस्ट्री भी जूझ रही है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी जूझ रहा है। तो हम लोग भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसको जल्दी ही कुछ ऐसा सोल्यूशन निकलेगा कि जिससे ये ईज आउट हो सके, प्रोसेस ईज आउट हो सके। बेसिकली हम लोगों ने कैंपेन चला के भी देख लिया और वो भी कर लिया, बट GSTR 1 की फाइलिंग 40%, 45%, 50% ऐसी है। कुछ ऐसे हैं जो केवल GSTR 1 ही फाइल करते हैं, 3B ही नहीं फाइल करते हैं। तो ये प्रॉब्लम से हम लोग लगातार जूझ रहे हैं, ओवर पावर करने की कोशिश हो रही है कि जिससे कि कम से कम जेन्युइन टैक्स पेयर्स को जेन्युइन राहत मिल सके। इसमें देखते हैं कि और क्या हो सकता है। ये GSTR 1 भरते समय सर वो एक होता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स, और उसके बाद लास्ट होता है कि टोटल इनवॉइस वैल्यू। इसका मतलब क्या है सर? टोटल इनवॉइस वैल्यू डिस्काउंट के बाद का अमाउंट है या इन तीनों का टोटल? नहीं, इनवॉइस वैल्यू तो आफ्टर डिस्काउंट ही होती है। नहीं, जैसे मान लिया सर कि हमने 10,000 का कोई बिल का था, उस पर टैक्स बना 1,200 रुपए, जी। उसके बाद कोई डिस्काउंट किया, उसमें सेल डिस्काउंट जो उसमें टैक्स जिससे कम नहीं हो रहा है,
तो उस डिस्काउंट के बाद के अमाउंट को हम लिखेंगे या टोटल जो हम पेबल वैल्यू है प्लस टैक्स का अमाउंट आ रहा है वो? नहीं, आप डिस्काउंटेड वैल्यू वही, तो फाइनल जो इनवॉइस की वैल्यू आ रही है वही डाली जाएगी। अच्छा, ठीक, थैंक्स। थैंक यू जितेंद्र जी। सुमनेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? धन्यवाद अश्वनी जी। प्रॉब्लम है एक्सपोर्टर्स के साथ, जो जीएसटी का रिफंड आइस गेट के थ्रू मिलता है, जब से कोरोना काल के बाद से वहां से रिफंड मिलना बंद हो गया है। इसके लिए क्या आप कुछ मदद कर पाएंगे, हमारी आवाज कहीं पहुंचा पाएंगे? तो मेरी आवाज आ रही है? मैं आदमी हूं जी। ये सब ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, और एक एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों के पास आया था। वो हम लोग वाकई संवेदनशील हैं कि रिफंड टाइम से मिले उसके बाद भी गलतियां हो जाती हैं। बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बट उस शिकायत को जब हम लोगों ने, जहां जिस स्टेशन की शिकायत थी उसका पूरा डाटा हमारे यहीं हेडक्वार्टर में 5 ऑफिसर्स की टीम को बैठा के हम लोगों ने खंगाला, तो हमें पता चला कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो जो 60 दिन का टाइम फ्रेम है उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं, 60 दिन में रिफंड दे दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने उसको कोशिश की समझने की कि ये शिकायत अगर आई है तो कोई शिकायत क्यों करेगा कि हमारा रिफंड नहीं मिल रहा है। जितने यानी रिफंड के हमारे डिपार्टमेंट में आए वो 60 डेज में मतलब उस पर्टिकुलर स्टेशन पे डिस्पोजल भी हुए। इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम है। तो फिर हम लोगों ने जब वहाँ इंडस्ट्री से बात की पर्सनली कि भाई आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, तो ये पता चला कि ये कस्टम पोर्ट की प्रॉब्लम है। और वो भी 2 पोर्ट उन्होंने बताया, बॉम्बे और दिल्ली में प्रॉब्लम आ रही है। इस बात को मैंने पर्सनली कस्टम ऑफिशियल्स के सामने एक मीटिंग में रख दिया है। हम फिर से इसको रख देंगे, सोल्यूशन निकलेगा क्यों नहीं। समस्या है अगर, और किसी टेक्निकल फ्लॉ की वजह से है, कानून आपको अलाउ कर रहा है, तो समस्या है तो समाधान जरूर निकलेगा साहब। इसको भी आप अलग से दे दें, जो कस्टम से रिलेटेड इशू है। ये प्रॉब्लम कई एसोसिएशंस ने यूपी की फ्लैग की हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम बड़ी है। पहले तो नहीं थी, पहले तो ये था कि जो आइस गेट से रिफंड मिल रहे हैं वो ज्यादा प्रॉम्प्टली मिल रहे हैं देन स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो क्रेडिट के एक्युमुलेटेड क्रेडिट का ड्यू कोर्स में रिफंड मिल रहा है। बट ये कई एसोसिएशंस फ्लैग कर चुकी है, इसका मतलब प्रॉब्लम है। तो हम लोग वर्बली, हमारे पास ये प्रॉब्लम आई थी, वर्बली हम उठा चुके हैं। अगर रिटेन में भी आपकी आएगी तो हम रिटेन में भी उठा देंगे, उसको कस्टम के सामने ही उठा देंगे, सीधे कस्टम के सामने उठा देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सुमनेश जी। दोस्तों, बहुत लंबी फ्रूटफुल हम लोगों की मीटिंग हो चुकी है और मुझे लगता है कि पाठक जी ने बहुत समय हम लोगों को दिया। सर, इसमें सिर्फ 2 बात में, मतलब एक ही बात है बेसिकली, लेकिन वो 2 अलग अलग उसमें है। ये जो अधिकारियों को अनलिमिटेड पावर दे दी जाती है, जैसे इसमें 2 जगह ये लिखा हुआ है। एक ई-वे सस्पेंशन में लिखा है कि अगर अधिकारी के पास कोई यकीन करने का कारण है तो वो पंजीकरण यदि करने योग्य तो वो ई-वे बिल ब्लॉक कर सकता है। सर, कारण स्पष्ट हो, जैसे इसी के सेकंड पॉइंट में GSTR 1 और GSTR 3 भी रिटर्न में भारी अंतर मिलता है। एग्री, अगर कोई भारी अंतर मिलता है और आपने उसकी वजह से सस्पेंड करा, ये तो हम एग्री करते हैं। लेकिन बिना किसी स्पेसिफिकेशन के कि अधिकारी को लगा और उसने ई-वे बिल हमारा ब्लॉक कर दिया, एक ये। और दूसरा जो पंजीकरण रद्द करने की बात है, इसमें भी ये लिखा है कि अगर अधिकारी के पास यकीन करने का कोई कारण हो तो करदाता का पंजीकरण धारा 29 के तहत रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो अब वो बिना किसी सुनवाई के, अब तक ये सुनवाई के बाद रद्द होता था, इसमें प्रोविजन दे दिया बिना किसी सुनवाई के ही पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। शायद पाठक जी का कोई फोन आ गया है। सॉरी सर, मैं थोड़ा आपका फोन आ गया था। नहीं, मैंने देख लिया था, कोई नहीं सर। तो सर, ये बिना सुनवाई के रद्द कर देना, मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर दूं।
पहली बात तो ये कि जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर में ऑफिसर्स का डिस्क्रिशन लिमिटेड है और एक्सट्रीम पावर्स नहीं दी गई हैं। जहां रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की बात आई है वहीं कारण भी लिखे हुए हैं, सेक्शन में ही लिखे हुए हैं कि कब कब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। सर ये लेकिन साफ है बिना मतलब सुनवाई के मेरी बात मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। किसी पहली बात तो ये है कि पूरे लॉ में ये इस कानून का मैं मुरीद केवल इसीलिए हूँ कि हमारे जैसे टैक्स ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा बैटिंग का मौका है नहीं इसमें। तो ये मैं बहुत क्लियर हूँ। और अगर कोई कर रहा है, इसके बाद भी मैं ये दावा नहीं करता कि वो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बटन उनके हाथ में है, कर सकते हैं। अगर ऐसा है बिना किसी कारण के उन्होंने कोई भी ज्यादती की है किसी ने, तो मेरे ख्याल से इतनी संवेदनशीलता है कि वो बात सुनी जाएगी और उनसे सवाल जवाब जरूर होगा। अगर जाति का क्वांटम बहुत बड़ा है तो शायद म्यूजिक भी उनको फेस करनी पड़े, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको ये एश्योर करता हूं कि जहां तक लॉ की फ्रेमिंग की बात है, इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन लॉ है और ये कानून पूरी इसीलिए इसको सिस्टम ड्रिवन बनाया गया है, सेल्फ असेसमेंट के लाइन पे ले जाया गया है। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो हमारा सबसे बड़ा एडजुडिकेशन का सेक्शन है, सेक्शन 73 और 74, जहां हम आपका टैक्स पेनाल्टी सब कुछ असेस कर सकते हैं, इंटरेस्ट असेस कर सकते हैं, या कोई हम मतलब कोई भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, चाहे वो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, वहां भी ये लिखा हुआ है कि आपने नोटिस में क्वांटम डिसाइड करना पड़ेगा ऑन द बेस ऑफ मटेरियल फैक्ट्स अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड, फेस ऑफ रिकॉर्ड। और आपने एक बार नोटिस में जो कुछ भी आपने कबड्डी खेलनी थी वो खेल ली, तो नोटिस में अगर आपने लिख दिया कि टैक्स पेयर पे 10 रुपए टैक्स बन रहा है, तो आप 10 रुपए 10 पैसे नहीं लगा सकते, फिर आपको 10 से नीचे ही ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिशन मिनिमाइज है। अगर 2 वजहों से ये होता है, ये जातियां जो होती हैं 2 वजहों से होती हैं। मैं ये कह नहीं सकता कि कानून में चूंकि रोज चेंजेज होते हैं, हमारा ऑफिसर भी इंसान है, उससे जेन्युइन गलतियां हो सकती हैं, बोनाफाइड मिस्टेक हो सकती हैं, और ऐसे केसेज में वो ऑफिसर उसको समझता भी है, रेक्टिफाई भी करता है। तमाम केसेज हम लोग टेलीफोनिकली ऐसी शिकायतों को हम लोग पर्सनल लेवल पे भी अपने ऑफिसर्स को लगातार कहते रहते हैं कि जहां लॉ अलाउ नहीं करता है उस जूते में पैर मत रख देना। दूसरी चीज ये है कि अगर इसके बाद किसी ने विलफुली और किसी अदर वाइस किया है, तो अगर वो एविडेंस के साथ आता है तो उसको देखा जाता है, और ऐसा नहीं है कि बट मेरा अभी भी मानना है कि डिस्क्रिशन मिनिमल है इस लॉ में। इसके बाद भी हम लोग ये देखेंगे कि अगर कहीं ऐसा डिस्क्रिशन है कि जेन्युइन टैक्स पेयर तंग हो सकता है, उसको और मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, लॉ को और स्ट्रेंथन करने के सुझाव हम लोग भेजेंगे। मैं फिर से एक बार उन सेक्शंस को पढ़ लेता हूँ, पर्सनल लेवल पे पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि अगर इसमें वाकई ऑफिसर का अनलिमिटेड या अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्क्रिशन है तो उसको हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू पाठक जी। मैं स्पेशली आपको स्पेसिफिक सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, आप इसको चेक करिए। ये नियम 21A है, और 21A में जो अब तक था कि भाई सुनवाई की जाएगी और उसके बाद पंजीकरण रद्द किया जाएगा, इसमें लिख दिया कि अब वो बिना किसी सुनवाई के पंजीकरण को सस्पेंड कर सकता है। मेरा इस पर्टिकुलर लाइन पर थोड़ा ऑब्जेक्शन है कि बिना सुनवाई के पंजीकरण रद्द कर देने जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, और इसको पूर्ववत करना चाहिए कि सुनवाई के लिए नोटिस दिया जाए, अपना पक्ष व्यवसायी रखेगा, और अगर फिर भी आपको लगता है कि अगर गलत है तो गलत है, लेकिन बिना किसी सुनवाई के पंजीकरण को रद्द कर दिया जाना मेरे ख्याल से न्यायोचित तो नहीं है। ये मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया जी। ये 2 इशू हैं इसमें कनेक्टेड। पहली बात तो ये है कि आज भी लीगल प्रोविजन में कोई चेंज नहीं है। रजिस्ट्रेशन बिना प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बिना कैंसिल नहीं हो सकता। कैंसिलेशन और सस्पेंशन 2 प्रोसेस हैं। सस्पेंशन की प्रोसेस इंटरमीडिएरी प्रोसेस है, और ये टैक्स पेयर्स के वजह से बनाई गई। उसका कारण मैं बता दूं कि जो हमारे जो टैक्स बेस में जो एक सर्टेन टर्नओवर से नीचे बड़ी टैक्स पेयर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, टैक्स पेयर्स की डेंसिटी छोटे टर्नओवर की बहुत ज्यादा है,
और उसमें से ज्यादातर लोग कुछ रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, किसी वजह से उनका व्यापार नहीं चला या व्यापार विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट है, या किसी ने उनको सलाह दे दी कि आप व्यापार कर रहे हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना चाहिए, तो वो एक एप्लीकेशन दे के छोड़ देते हैं। ऐसी एप्लीकेशन जब आती हैं तो वो पड़ी रहती हैं और मैक्सिमम केसेज मिसयूज के रहते हैं। तो ऐसे केसेज में दो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर एंड सो मोटो कैंसिलेशन। सो मोटो कैंसिलेशन की नोटिस केवल उन्हीं केसेज में वो भेज सकता है या भेजेगा जो लॉ में लिखे हुए हैं, बाकी सारी डीलर की रिक्वेस्ट पे होती हैं। और जहां कैंसिलेशन डीलर की एप्लीकेशन आ गई वहां सिस्टम ही उसको सस्पेंड कर देता है, अफसर सस्पेंड नहीं करता, सिस्टम ही सस्पेंड कर देता है ऐसे केसेज को, जिसको कि डीलर को, ऑफिसर को केवल ये करना होता है कि डीलर की या टैक्स पेयर जो अब तक रजिस्टर्ड थे, जिससे, और इस सस्पेंशन का कारण ये है कि उनके जो रजिस्ट्रेशन है उसका मिसयूज ना हो सके, उनके उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे, उस जीएसटी पे फर्दर कोई इनवॉइसेज इशू ना हो सके जो फेक इन नेचर हो। और ऐसे केसेज में ऑफिसर को उन टैक्स पेयर्स की एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करना होता है और एक प्रॉपर ऑर्डर पास करके कैंसिलेशन करना होता है। दूसरा केस है जहां की फ्रॉड डिटेक्शन हो चुका है, जहां एग्जिस्टेंट नहीं पाया गया है टैक्स पेयर किसी इन्वेस्टिगेशन पे और वो फेक क्रेडिट सप्लाई कर रहा है। ऐसे केसेज में जहां की उनको रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का नोटिस जारी करना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वहां भी देनी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जहां देनी है, जहां वो कैंसिलेशन का नोटिस जारी करेंगे वहां फर्दर मिसयूज ना हो अगेंस्ट एक्सचेकर, तो ऐसी कंडीशंस में वो सस्पेंशन की व्यवस्था है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो सस्पेंशन है इसके पहले भी एक इंटीमेशन या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी जाए, लेकिन ऐसे प्रत्येक केस में जिसमें रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है उसमें अपॉर्चुनिटी यानी नोटिस देने की व्यवस्था है जो फर्दर, क्योंकि सस्पेंशन करके छोड़ भी नहीं सकते अनलिमिटेड टाइम पे, उनको कैंसिलेशन के लिए नोटिस देना ही है और उस नोटिस पे विचार करके हो सकता है बात सही हो तो उस नोटिस को कैंसिल करें, या आगे अगर उसके बाद भी कैंसिलेशन लायक है तो उसको कैंसिल करेंगे। ये व्यवस्था कैंसिलेशन के संबंध में तो आज भी है। अब आप जो बात कह रहे हैं वो रद्दीकरण नहीं है, वो सस्पेंशन है, टेम्पोररी प्रोविजंस है। हम इस बात को रख सकते हैं, रखेंगे कि अगर आप सस्पेंड भी करने जा रहे हैं तो एक इंटीमेशन या नोटिस उनको दे दिए जाए। धन्यवाद पाठक जी। दोस्तों, एक बहुत फ्रूटफुल और बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आज का रहा। पाठक जी ने लगभग मैं समझता हूँ हमारी सभी समस्याओं पर अपने बहुत जेन्युइन तरीके से और बहुत जेनरस तरीके से जवाब दिए। जहाँ हम लोगों की समस्याएं हैं उनको उन्होंने समझा भी और बार बार रिक्वेस्ट भी करी, हम लोगों को सजेस्ट भी किया कि हम लोग राइटिंग में अपना एक पूरा पेपर बना के सबमिट कर दें, जिससे कि जो हम लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन हो सकें। तो एक तो मैं अपने सभी माननीय सदस्यों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप लोगों ने अभी डिस्कशंस करे हैं और जो सजेशंस दिए हैं वो आप अपने डिप्टी डायरेक्टर राजीव त्रिपाठी जी के पास सारे सजेशंस इन राइटिंग भेज दीजिए, जिससे कि हम लोग एक पेपर तैयार करके पाठक जी को भेज देंगे, जिससे वो एक जो प्रॉपर मैं कहूँगा फोरम होगा वहाँ पर उसको रख के हम लोगों की समस्याओं का समाधान अवश्य कराना चाहेंगे और उम्मीद है कि यह समस्याओं के समाधान होंगे। मैं एक क्लोजिंग रिमार्क के लिए अश्वनी जी, क्लोजिंग से पहले एक जस्ट एक चीज, संदीप जी कुछ कहना चाहते थे। संदीप जी वांटेड टू से समथिंग फ्रॉम सहारनपुर। अच्छा, मैं देख नहीं पाया, सॉरी संदीप जी। नहीं कोई। नमस्कार सर, सबसे पहले तो धन्यवाद इतनी ज्यादा जानकारियां देने के लिए। पाठक सर, एक चीज आपने कहा कि जो GSTR 1 जो क्वार्टरली रिटर्न्स भरते हैं जो लोग, उनके लिए GSTR 1 भी जो है, पहले तो ये था कि जो है जो क्वार्टरली भर रहे थे अभी कंपलसरी नहीं था, आप कंपलसरी करने जा रहे हैं, या आज भी ऑप्शनल है GSTR 1। लेकिन आपके अधिकारी GSTR जो लोग क्वार्टरली भर रहे हैं उनके लिए भी GSTR 1 अगर मंथली नहीं भरा किसी ने तो उसके लिए नोटिस इशू कर रहे हैं। क्या मेरी आवाज आ रही सर? जी GSTR 1 एक सर्टेन टर्नओवर तक पहले भी क्वार्टरली था। हाँ, अब भी क्वार्टरली है, अब भी ऑप्शनल है सर्टेन आपके टर्नओवर तक। ऑप्शनल तो नहीं है, अगर B2B सप्लाई है तो उनको भरना है, नंबर 1। नंबर 2, मंथली के लिए एक सर्टेन टर्नओवर से मैं मंथली या क्वार्टरली ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ।
नहीं है तो वो ला के मैंने ये नहीं कहा कि वो ऑप्शनल है, मैंने ये कहा कि लोग भर नहीं रहे हैं, इस वजह से इसको 3B नहीं वो जैसे मान लीजिए दिसंबर का भर दिया गया है और क्योंकि पहला इससे पहले वाला सितंबर का भरा गया था, तो नवंबर का और अक्टूबर का नोटिस आ जाए रिसेंटली। बिल्कुल नहीं, पहले मैं अपनी बात क्लियर कर दूं। GSTR 1 फाइल करना है और ये लंबी चर्चा आप ही के फोरम पे हुई, आपकी तरफ से भी कंसर्न आए कि GSTR 1 और 3B दोनों नहीं फाइल हो रहे हैं, इसलिए जो जेन्युइन इंडस्ट्री के लोग हैं, जेन्युइन सप्लायर्स हैं, वो उनका क्रेडिट क्लेम नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो पा रहा। हमने ये बात रखी थी कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये रेगुलराइज हो जाए और उसका एक कदम ये है कि GSTR 3B से पहले GSTR 1 को अनिवार्य कर दिया जाए। अगर किसी ने GSTR 1 फाइल नहीं किया है तो वो 3B फाइल ना कर पाए, नंबर 1। नंबर 2, जो बात आप कह रहे हैं कि अगर किसी टैक्स पेयर का क्वार्टरली GSTR 1 बन रहा है और हमारे ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि आप मंथली फाइल करो, तो ऐसे केसेज आप हमें बताएंगे तो हम उनसे पूछेंगे जरूर कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कानून। हाँ बिल्कुल, लेटेस्ट अभी 3 दिन पुराना मेरे पास एक सज्जन का नोटिस आया तो ये जिक्र हुआ। आप उस नोटिस को भी अटैच करके भेज दें, हम एग्जामिन कर लेंगे। अगर हमारा ऑफिसर गलती कर रहा होगा तो आगे से नहीं करेगा, या फिर अगर आगे करेगा तो पनिश होगा। जी वही जैसे अनलिमिटेड पावर्स जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो क्योंकि GST रेजिम में तो अनलिमिटेड पावर्स रही नहीं, अब आज भी नहीं है और पहले भी अनलिमिटेड नहीं थी। ऐसा माना जा रहा था कि अनलिमिटेड है। कोई भी कानून कोई इंसान अगर कानून से बड़ा नहीं हो सकता, वो चाहे कानून लागू करने वाला बंदा हो या कोई भी हो। तो जितना वो इंडस्ट्री पे लागू होता है, टैक्स पेयर पे लागू होता है, उतना ही टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बंदों पे भी लागू होता है। जी सर। और अगर कानून में नहीं लिखा हुआ है तो ये आजादी नहीं दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि वो नोटिस अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ जारी हुआ है तो आप अपने रिप्रेजेंटेशन के साथ उसको भी लगा के भेज दें, हम उसको भी एग्जामिन कर लेंगे। हम वहाँ के सीनियर ऑफिसर से कहेंगे कि आप इसको पर्सनली देख के बताइए कि कहीं हमारे ऑफिसर की गलती है तो देखा जाए कि कैसे सही होगी गलती हो। राइट सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। जी हाँ, धन्यवाद पाठक जी, धन्यवाद संदीप जी। मैं अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक क्लोजिंग रिमार्क दें और हम लोग उसके बाद मीटिंग को समाप्त करते हैं। अभी मेरे साथी और अतिथिगण जो आज इस चर्चा में शामिल हुए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पाठक जी ने जिस सहजता के साथ सारे और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए, हमारी शंकाओं को दूर करा, मैं उनका हृदय से बहुत आभारी हूं। और पाठक साहब, MSME की हमारी जो ये संगठन है IAA, उसमें कुछ ऐसे इंडस्ट्री वाले भी हैं जिनको इन पेचीदगियों से बड़ी परेशानी महसूस होती है। और आपने जो नियम और कानून जो बने हुए हैं उनके दायरे में रहते हुए आपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। मैं समझता हूं कि हमारे साथी उससे बहुत लाभान्वित होंगे। उन चीजों को अपने कार्य में अनुपालन करके निश्चित रूप से हम जो एक हमारी जो आइडियोलॉजी है IAA की, कि हम सही कार्य करें, गलत काम ना करें, जो नियम के अनुसार काम होता है वो करें। लेकिन कहीं कहीं हमें दिक्कतें जब आती हैं कि कानून के दायरे से बाहर रहकर हमें विभाग के कुछ कर्मचारियों से, कुछ लोगों से परेशानी महसूस होती है। और ये आवश्यक भी है कि समय समय पर ये गोष्ठी होती रहे। उस गोष्ठी के माध्यम से आप हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी हमारी शंकाएं हैं, वो दूर करते रहेंगे। आज आप पर्सनल निमंत्रण पर हमारे बीच में आए हैं, मैं आपका पुनः इसके लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब ने ये रिक्वेस्ट स्वीकार की थी, मैं उनका भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और क्योंकि इस तरह GST के बहुत सारी चीजें आज भी, नए कानून तो जो अभी लागू है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेके बहुत भ्रांतियां हैं और बहुत सारी परेशानियां आज भी हम लोग फेस कर रहे हैं। और स्पेशली माइक्रो इंडस्ट्रीज, जो कि आपके यहाँ पर मोस्टली दे आर रजिस्टर्ड। अब तो क्योंकि देखिए GST रेजिम आने के बाद लोगों ने स्वतः ही रजिस्ट्रेशन कराना शुरू करा
अब तो आप लोगों की तरफ से कैंसिलेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन ज्यादा कराने के बजाय कैंसिलेशन पर ज्यादा ध्यान है। बट एनीवे, जो काम गलत हो रहे हैं, जो गलत तरीके से इवेजन हो रहा है, जो गलत तरीके से लोग बाग काम कर रहे हैं, हम उनके सख्त खिलाफ हैं और हम इस पूरे इस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन जहां जहां हम लोगों हमारा उद्यमी का उत्पीड़न होता है किसी भी कारण से, मैं कारण कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी आने के बाद भी यदि उत्पीड़न के कोई क्लॉजेस छोड़ दी जाए, कोई जगह छोड़ दी जाए, कोई स्पेस छोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि आपके जैसे अधिकारी, पाठक जी, मैं सच कहता हूं कि बहुत कम है इस प्रदेश में और इस देश में जो आप लोग इतनी स्पष्टता से बात कर रहे हैं। अपने साथियों को भी आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों का भी आप पूरी तरह से जवाब ठीक दे रहे हैं। हम उससे पूर्णतः संतुष्ट भी हैं, लेकिन उन स्पेस को खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीएसटी लाने का जो मूल उद्देश्य भी था वो यही था कि पेपरलेस वर्क हो जाए, कम से कम हमें ऑफिसेस जाना पड़े, सारी चीज ऑनलाइन सिस्टम में आ गई हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी परेशानी ना हो, हम लोगों को भी परेशानी ना हो, बार बार ऑफिस के चक्कर ना काटने पड़े। अननेसेसरी कुछ इस तरह के जो हम लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाते हैं या जो सूचना आ जाती है या जिसे नोटिस कहते हैं हमारे उस पे, कि वो नोटिस भेज दिया जाता है, उन पे भी थोड़ा अंकुश लगना चाहिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों की, सबकी और सरकार की मंशा साफ है कि ट्रांसपेरेंसी हो, सही काम हो, हम लोग ईमानदारी से काम करें, उद्यमी और सरकार एक दूसरे के पूरक है, और जब तक हम सही काम नहीं करेंगे तो हमारी बातें सरकार भी नहीं सुनेगी, ये हम जानते हैं। लेकिन आज आप हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए, सरकार का भी पक्ष जैसा आप कह रहे थे, लेकिन पूर्णतः आपने सब चीजें हमें क्लेरिफाई की। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह कि आपने हमारा जो जो विषय हैं, जो जो बिंदु हैं, जो जो इश्यूज हैं, उनको आगे तक बढ़ाने के लिए हमें आपने वादा किया है। और मैं समझता हूं कि इस तरह के जो हमारे और आपके बीच के संवाद हैं, उससे हमारी कुछ दिक्कतें काफी हद तक हल होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारी हमेशा यही अपेक्षा रहती है कि जो नियम या जो कानून वो लोग बनाते हैं जीएसटी काउंसिल के माध्यम से, हम कानून या जो भी चीजें चेंजेस ला रहे हैं, जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर को भी हमने, टैरिफ को भी हमने कम कराने की कई जगह बात करी है। तो ये सारी चीजें आप लोग के माध्यम से जाएंगी तो हमारी डिमांड को, हमारी बात को ज्यादा बल मिलता है, क्योंकि आप उसको जेन्युइनली वहां पर उठा सकते हैं। और आज हमारे जितने भी अन्य एक्सपर्ट्स हैं, जितने कंसल्टेंट्स हैं और जो हमारी इस कमेटी के सदस्य हैं, जीएसटी कमेटी के, वो लोग भी आज यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने भी अपने अपने पक्ष रखे हैं, अपनी अपनी बातें रखी हैं। हमारे उद्यमी बंधुओं को जो जो समस्याएं आ रही हैं, आप लोगों ने बखूबी उसे आपने क्लेरिफाई किया। मैं सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और चाहता हूं कि इसी तरह से आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। साथियों, आप सब लोगों का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। अपना हृदय से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना समय दिया, अपने बड़े जेन्युइन प्रश्न रखे। और मैं फिर एक बार आईआईए की तरफ से और व्यक्तिगत अपनी तरफ से भी श्री ब्रजेश मिश्रा जी और श्री संजय पाठक जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि मेरे सिर्फ एक फोन कॉल पर आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय और इतने शॉर्ट नोटिस पे, कल हम लोग आगरा से लौट रहे थे, मैं और अध्यक्ष जी दोनों साथ थे, उसी समय बात हुई। बात करते करते ही मैंने मिश्रा जी से बात करी और मेरे ख्याल से 6 बजे से और 8 बजे के बीच में शाम के समय ये सारी बातें हमारी तय हो गई। और आज शाम को 4 बजे हम लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं और हमने इतनी डिटेल में सारे मुद्दे, मतलब चर्चा की मुद्दों पर। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ब्रजेश जी का, पाठक जी का। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार सबको। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
उसी पर हाँ उसी पर कर देंगे।